So hey guys, welcome back to my channel HK Official and yes I'm there with you with the final unit of your DBMS जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था. यूनिट 3, 4, 5 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है एंड आई होप यू हैव कंप्लीटेड दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट यूनिट एंड काफी ज्यादा सिंपल सा यूनिट है एंड इसके लिए मैंने पीपीटी जो है वो प्रिपेयर कर लिए ताकि आप इजीली जो है ना कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ. बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स है एंड बहुत इजीली हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 6 दैट इज एडवांसेस इन डेटाबेसेस. ठीक है, तो अभी तक जो है हमने काफी चीजें पढ़ी. हमने रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा, हमने नॉन रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा, मोंगोडीबी पढ़ा, लेकिन अब हमें जो पढ़ना है वो है न्यू जनरेशन डेटाबेस. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि बेसिकली जो अब मॉडर्न तरीके से जो डेटाबेसेस यूज हो रहे हैं, मॉडर्न जो डेटा है उसको कैसे जो है ना हम लोग डेटाबेस के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं. एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट एडवांसमेंट्स हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं. सो इट विल बी मोर एंगेजिंग, मोर मॉडर्न एंड यस आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ. यही सारी चीजें जो हमें पढ़नी है, एट लास्ट आके हम इसको जो है देख लेंगे कि क्या हमने सब कवर कर लिया है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज इमर्जिंग डेटाबेसेस. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हम बेसिकली न्यू जनरेशन डेटाबेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट हैव इवॉल्व्ड बिकॉज आवर एप्लीकेशंस हैव बिकम स्मार्टर, फास्टर एंड वी कैन से कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं आजकल की मॉडर्न एप्लीकेशंस. तो उनका जो डेटाबेस है या फिर जो डेटा है वो हैंडल करने के लिए जो डेटाबेस आए हैं अभी, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, इमर्जिंग डेटाबेस यानी कि न्यू जनरेशन डेटाबेस. लेट्स रीड सी. इमर्जिंग डेटाबेसेस आर दोज डेटाबेसेस दैट हैव हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है वो इंप्रूव हुए हैं. फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल एप्स, गेमिंग एप्स, सोशल मीडिया, एआई एप्स, सो दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर एडवांस्ड स्टोरेज, राइट. तो जो ट्रेडिशनल डेटाबेस थे जैसे रिलेशनल डेटाबेस जो नॉर्मल है, दे कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग. सो न्यू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस स्टार्ट इमर्जिंग. दैट्स योर इमर्जिंग डेटाबेस. एंड बाय एडवांसेस इन कंप्यूटिंग हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन. सो जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम आपका क्या है, उसको इमेजेस स्टोर करनी है, वीडियो स्टोर करनी है, यूजर इंटरेक्शन, स्टोरीज, रील्स, कमेंट्स, तो ये सारे आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स के डेटा है. तो इनके लिए जो आपका डेटाबेस होगा वो एक सिंपल रिलेशनल डेटाबेस वो काम नहीं कर सकता. सो मोर एडवांस्ड डेटाबेसेस आर यूज्ड एंड एज हार्डवेयर बिकम्स फास्टर, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर की बात हो रही है, तो आपके जो एसएसडी थे, पैरेलल प्रोसेसर्स, क्लाउड सर्वर्स और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अब मल्टीटास्किंग सपोर्ट कर रहे हैं एंड हाई परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं. सो डेटाबेस को भी उसी तरीके से अपनी पावर को इवॉल्व करना पड़ेगा. तो पहले क्या था, आपका जो डेटाबेस था वो स्लो था. क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क को यूज किया जाता था. अब एसएसडी, क्लाउड जीपीयूज, ये सारी चीजें यूज मतलब की जाती हैं. व्हाई? बिकॉज दे अलाउ मच फास्टर डेटा प्रोसेसिंग. सो जो डेटाबेस है वो भी आपका अपग्रेड होता है. फाइन. So in this chapter we will get introduced by advances in databases by learning the concept of active and deductive database, complex and nested data types, software technologies such as JSON and XML, object oriented database management systems and spatial databases. ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके एडवांसेस इन डेटाबेस यानी कि मॉडर्न डेटाबेस के अंदर आते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन दैट इज एक्टिव डेटाबेस. ठीक है, बहुत सिंपल सा ये डेटाबेस है जो कि स्टोर करता है डेटा, रिट्राइव कर सकते हैं हम इससे डेटा. बट इसमें स्पेशलिटी क्या है, तो एक्टिव डेटाबेस के अंदर जो है ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने की कैपेसिटी है. जब कोई कंडीशन अकर होती है या फिर जो ऐसा, जैसे हम यहाँ पर ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे. इफ यू नो ट्रिगर्स तो यू विल नो बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आर एक्टिव डेटाबेसेस. हम इसके बारे में भी बात करेंगे. इसका की फीचर ही है ट्रिगर, इसी के वजह से इसको एक्टिव डेटाबेस बोला जाता है. ठीक है, सी एक्टिव डेटाबेस is a database consisting of set of triggers. This means जो active database है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा आपके पास triggers होते हैं. triggers जो है वो automatic actions होते हैं. अगर आपको trigger के बारे में नहीं पता हो तो ये automatic actions होते हैं जो कि perform होते हैं by the database itself when some condition is satisfied. ठीक है, हम कोई condition manually satisfy करवा रहे हैं and if that condition occurs तब आपका trigger होता है. So जो आपका
एक्टिव डेटाबेस है वो क्या है, एक नॉर्मल जो डेटाबेस होता है, नॉर्मल डेटाबेस प्लस आपका ऑटोमेशन होता है थ्रू ट्रिगर्स। क्लियर है, इसमें बस एक लेवल अप हम जा रहे हैं, ओनली जस्ट बाय एडिंग योर ऑटोमेशन बाय ट्रिगर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका जो कॉलेज का डेटाबेस है उसके पास क्या ट्रिगर है, ऐसा ट्रिगर हो सकता है कि अगर अटेंडेंस जो है किसी भी स्टूडेंट की 75% से लेस हो जाए तो उसको एक वार्निंग मैसेज आपको जो है भेज देना है। तो ये डेटाबेस के अंदर हमने ये ट्रिगर क्रिएट किया। तो जब भी अटेंडेंस के अंदर किसी भी स्टूडेंट का 75% से अटेंडेंस नीचे चला जाएगा तो जो डेटाबेस है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वार्निंग सेंड कर देगा। नोबडी नीड्स टू चेक इट मैन्युअली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव, क्योंकि वो एक्शन ले रहा है, ऑटोमेटिकली एक्शन ले रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। क्लियर, these databases are difficult to be maintained because of the complexity that arises in understanding the effect of triggers। मतलब कि ये ट्रिगर्स आपको सिंपल लग रहा होगा सुनने में कि अरे ठीक है कंडीशन लगा दी हमने एंड या ये हो जाएगा, बट व्हेन मेनी ट्रिगर्स आर कनेक्टेड तो जो डेटाबेस है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक ट्रिगर जो है वो दूसरे ट्रिगर्स को भी एक्टिवेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिगर 1 ये था आपका, आपके पास 3 ट्रिगर है, उसमें जो ट्रिगर 1 है वो ऐसा है कि जब आपके मार्क्स अपडेट हो तो उसकी ग्रेड कैलकुलेट करना। ठीक है, वापस से ग्रेड कैलकुलेट करना है कि आपके जो है ना टेबल है, आपके पास मार्क्स है, ग्रेड है, अगर आपके मार्क्स बाय चांस अपडेट हो रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से तो ग्रेड कैलकुलेट कर दो वापस। और जब ग्रेड चेंज हो रहा है तो स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो अपडेट कर दो, और जब स्टेटस अपडेट हो रहा है तो स्टूडेंट को ईमेल जाना चाहिए। तो ये 3 ट्रिगर्स हैं जो एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर अपडेट मार्क्स आप कर रहे हो तो उससे ग्रेड अपडेट हो रहा है, ग्रेड अपडेट कर रहे हो तो स्टेटस अपडेट हो रहा है, स्टेटस अपडेट हो रहा है तो मेल जा रहा है स्टूडेंट को। तो ये जो चेन रिएक्शन है ना, इट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग एंड हार्ड टू मेंटेन। So this is why active databases may become complicated in some cases. Fine. In such a database, DBMS initially verifies whether the particular trigger specified in the statement that modifies the database is activated or not prior to executing the statement. मतलब जब भी आप रन करते हो कोई कमांड that satisfied the data, like for example आपने इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, ठीक है, सो जो डीबीएमएस है वो एक एक्स्ट्रा स्टेप करता है। जैसे कि स्टेप मतलब मैं आपको बताती हूँ बेसिक लैंग्वेज में क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले वो चेक करता है क्या ये कमांड ने ट्रिगर तो एक्टिवेट नहीं कर दिया, आपने कुछ इंसर्ट किया डेटा में, कुछ अपडेट किया, कुछ डिलीट किया, तो कहीं कोई ट्रिगर तो एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर ट्रिगर एक्टिवेट हुआ होगा तो डीबीएमएस उसको रन करवाता है। किसको रन करवाता है, ट्रिगर को रन करवाता है। और थर्डली अगर आपका ओरिजिनल एसक्यूएल है स्टेटमेंट तो उसको रन कर देता है। ठीक है, जो आपका ओरिजिनल एसक्यूएल स्टेटमेंट है, मतलब कि इंसर्ट होने से पहले आपका ट्रिगर होगा एंड उसके बाद इंसर्ट का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ गई बात। सो दिस इज योर द थिंग वेयर डीबीएमएस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टूड। देन तो एकदम बस यही था आपका एक्टिव डेटाबेस। एकदम एकदम सिंपल लैंग्वेज में इतना याद रखना है आपको, एक्टिव मतलब ट्रिगर। ठीक है, बस इतना आप याद रख सकते हो। एक्टिव डेटाबेस के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं, नॉर्मल डेटाबेस की तरह काम करता है, लेकिन बस उसके अंदर ऑटोमेशन कर रहे होते हैं हम बाय यूजिंग ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं जो कि कौन परफॉर्म करता है, डीबीएमएस परफॉर्म करवाता है। क्लियर है, इसके वजह से आपके काफी सारे टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं, बट ऑल्सो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है अगर काफी सारे ट्रिगर्स आपके डीबीएमएस के अंदर हैं तो। बिफोर रनिंग एनी कमांड डीबीएमएस पहले क्या चेक करता है, ट्रिगर्स को चेक करता है। आई थिंक अब एक्टिव डेटाबेस का जो नॉलेज है आपका वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया होगा। नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, ये एक्टिव डेटाबेस सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, इन द सेंटर यू कैन सी एक्टिव डीबीएमएस। ओके, सो दिस इज योर हार्ट ऑफ एक्टिव डेटाबेस। क्लियर, ये सिस्टम है जो डिटेक्ट करता है इवेंट्स को और ऑटोमेटिकली एक्शंस परफॉर्म करता है यूजिंग ट्रिगर्स। क्लियर, सी एट द टॉप यू कैन सी स्पेसिफिकेशन ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशंस टू बी मॉनिटर्ड। मतलब मैंने आपको क्या बताया, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या डिफाइन करता है कि कब, मतलब आपको कौन से इवेंट है जिन पे आपको नजर रखनी है। आपको अपडेट पे नजर रखनी है, इंसर्ट पे नजर रखनी है, डिलीट पे नजर रखनी है। उसके बाद सेकेंडली आपको कंडीशंस देखनी होती है। ठीक है, इवेंट्स तो आपने देख लिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट हो सकते हैं। कंडीशंस के अंदर क्या आ सकता है, कंडीशंस के अंदर आप चेक कर रहे हो सकते हो कि भाई अगर बैंक से रिलेटेड है तो कहीं बैलेंस 500 से लेस तो नहीं है, मार्क्स से रिलेटेड है तो मार्क्स क्या आपके 40 से
से लेस तो नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं जो मॉनिटर होती हैं। तो एक्टिव डेटाबेस कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है सारे इवेंट्स को। क्लियर? सी ऑन द राइट साइड यू कैन सी क्वेरीज एंड अपडेट्स एंड एक्सटर्नल इवेंट्स। तो क्वेरीज और अपडेट्स क्या है, ये कहाँ से आते हैं, यूजर से आ रहे होते हैं। जैसे भाई मार्क्स अपडेट कर दो, है ना, न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इंसर्ट करना है, तो ये सारे क्या आते हैं आपके, ये यूजर की तरफ से आ रहे होते हैं। एक्सटर्नल इवेंट्स क्या है आपके, एक्सटर्नल इवेंट्स ये ऐसे हैं लाइक जैसे सेंसर अपडेट होता है, टाइम बेस्ड कोई इवेंट होता है, या कोई एप्लीकेशन रिक्वेस्ट होती है, तो ये सारे एक्सटर्नल इवेंट्स आ जाते हैं। सो एनीथिंग दैट इंटरैक्ट्स विद द डेटाबेस इट कैन ट्रिगर एन एक्शन। फाइन, एट द डेटाबेसेस सी यहाँ पर ये सारे आपके क्या है, बॉटम में डेटाबेसेस है, तो ये एक्चुअल जहाँ पर डेटा आपका स्टोर हो रहा है। सो जो एक्टिव डीबीएमएस है वो क्या करता है, वो हमेशा हमेशा चेक करता रहता है टेबल्स को व्हाइल मॉनिटरिंग द इवेंट्स। क्लियर है? सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड एट लास्ट यू कैन सी दीज एक्शंस। सो व्हेनेवर एन इवेंट एंड कंडीशन मैच, सो जो एक्टिव डेटाबेस है वो इमीडिएटली परफॉर्म करता है एक्शन को, जो भी एक्शन स्पेसिफाइड होगा कि अगर ये कंडीशन है तो ये एक्शन लेना है। ठीक है, हो सकता है आप ईमेल सेंड कर रहे हो सकता है आप टेबल अपडेट कर रहे हो, कोई मतलब अलर्ट दिखा रहे हो, एनीथिंग, सो दैट ट्रिगर और एक्शन कैन बी एनीथिंग। सो दिस इज द मेन जॉब ऑफ योर ट्रिगर। आई होप यू अंडरस्टूड। सो दिस वाज द डायग्राम, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो व्हेनेवर एक्टिव डेटाबेस का आपको क्वेश्चन है। अब फीचर्स देख लेते हैं एक्टिव डेटाबेस के। अब काफी नॉलेज आपको हो गई है, यू कैन इवन राइट द फीचर्स ऑन योर ओन। सी, सबसे पहला फीचर है, इट पोजेसेस ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कन्वेंशनल डेटाबेसेस एंड दैट इज द डेटा मॉडलिंग फैसिलिटीज, क्वेरी लैंग्वेज एक्सेट्रा। मतलब कि जो एक्टिव डेटाबेस है ये कोई नया टाइप का डेटाबेस नहीं है कि स्क्रैच से नया डेटाबेस क्रिएट किया हो, नहीं। इट स्टिल हैज एवरीथिंग जो कि एक नॉर्मल डेटाबेस के अंदर होती है, आपका टेबल, आपका स्कीमा, आपकी डेटा मॉडलिंग, आपकी एसक्यूएल क्वेरीज। सो इट वर्क्स लाइक अ ट्रेडिशनल डेटाबेस, ओके, बट विथ एक्स्ट्रा स्मार्ट फीचर्स जो कि आपका है ट्रिगर। फाइन, so it supports all the functions of the traditional database like data definition, data manipulation, storage management. so जो active database है वो DDL कमांड्स, आपके DML कमांड्स, आपकी स्टोरेज मैनेजमेंट, ये सारे परफॉर्म कर सकता है, अपडेट कर सकता है, टेबल क्रिएट कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये DML आपके कमांड्स फॉलो हो सकते हैं। सो बेसिकली इट बिहेव्स 100% लाइक अ नॉर्मल डेटाबेस इन बेसिक फंक्शंस। फाइन, then it supports definition and management of ECA rules, okay. सो ECA रूल क्या है आपके, ECA स्टैंड्स फॉर इवेंट कंडीशन एक्शन। सो ये क्या है आपके एक्टिव डेटाबेस का बैकबोन है, ये आप याद रख सकते हो। इवेंट क्या है मुझे बताओ, इवेंट है स्टूडेंट, लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मार्क्स अपडेट हुए हैं, कंडीशन क्या है, आपको चेक करनी है कि मार्क्स लेस देन 40 तो नहीं है। एक्शन क्या हो सकता है, ईमेल सेंड कर दो अलर्ट का। क्लियर है? सो ये एग्जांपल है इवेंट, कंडीशन और एक्शन का, जो कि आपके एक्टिव डेटाबेस का बैकबोन है। सो जो एक्टिव डेटाबेस है इट अलाउज अस टू डिफाइन दीज रूल्स एंड मैनेज देम इजीली। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड। इट डिटेक्ट्स इवेंट ऑकरेंस, ऑब्वियसली इवेंट होगा तो वो आपका चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। जब भी कोई इवेंट होगा तो डेटाबेस उसको डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। इट मस्ट बी एबल टू इवैल्यूएट कंडीशंस एंड टू एग्जीक्यूट एक्शंस, है ना। तो जब आपका इवेंट होता है उसके बाद डीबीएमएस चेक करता है कंडीशन को, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो उस एक्शन को परफॉर्म करता है ना। तो जैसे मैंने आपको काफी एग्जांपल दे दिए, तो यू नो नाउ कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कैसे एक्शन लिया जाता है। सो बेसिकली एक्टिव डेटाबेस के अंदर ऑटो चेकिंग और ऑटो एक्शन की फंक्शनैलिटी होती है। इट मींस दैट इट हैज टू इंप्लीमेंट द रूल एग्जीक्यूशन, ओके। तो सिंपली इसका मतलब ये है जो डेटाबेस है इट मस्ट बी एबल टू रन द ट्रिगर एंड एग्जीक्यूट जो आपके ECA रूल्स हैं वो। तो अगर ट्रिगर हो रहा है तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रिगर। बेसिकली यू कैन मतलब अंडरस्टैंड इट लाइक एज एन रूल, है ना। तो कोई भी एक्टिव डेटाबेस है वो क्या सपोर्ट करता है, रूल क्रिएट करो भाई पहले, फिर रूल चेक करो, फिर रूल को एग्जीक्यूट करो। फाइन, सो दिस इज हाउ योर फीचर्स ऑफ एक्टिव डेटाबेसेस गोज, ओके। एडवांटेजेस की बात करें, हम काफी सारा डिस्कशन एक्टिव डेटाबेस पर कर चुके हैं। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, इट एनहांसेस ट्रेडिशनल डेटाबेस फंक्शनैलिटीज विद पावरफुल रूल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, है ना। तो जो नॉर्मल डेटाबेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर करता है, बट जो एक्टिव डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली रूल्स को एग्जीक्यूट भी करता है यूजिंग ट्रिगर्स। फाइन, तो इसका मतलब क्या है, यू गेट एक्स्ट्रा पावर, यू गेट लाइक ऑटोमेशन, यू गेट स्मार्ट बिहेवियर। सो जब भी फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू यूजर साइन अप करता है
तो आप क्या कर सकते हो, उसको वेलकम ईमेल ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हो. सो यू डोंट नीड एक्सटर्नल कोड या फिर कोई डेटाबेस जो कि उसको खुद से करे. यहाँ पर ट्रिगर्स यानी कि एक्टिव डेटाबेस के यूज से भी आप इसको कर सकते हो. क्लियर. देन अनेबल अ यूनिफॉर्म एंड सेंट्रलाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस रूल्स रेलिवेंट टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम. मतलब कि जो बिजनेस लॉजिक है, जो रूल्स है, इट कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द डेटाबेस इन वन प्लेस. ठीक है, इसका मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा. नो नीड टू राइट द सेम रूल इन मल्टीपल एप्लीकेशंस. क्लियर है. सो ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड और कंसिस्टेंट तरीका है हर चीज का. देन यू हैव अवॉइड्स रिडंडेंसी ऑफ चेकिंग एंड रिपेयर ऑपरेशंस. है ना, मतलब जो ट्रिगर्स है, अगर ट्रिगर्स नहीं हुए तो प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा, हमेशा सेपरेट कोड लिखना पड़ेगा एवरीवेयर टू चेक कंडीशंस. है ना, तो एक्टिव डेटाबेस के यूज से आप क्या कर पा रहे हो, आप ट्रिगर हैंडल कर पा रहे हो, सारी चेकिंग कर पा रहे हो, कोई रिपीट नहीं होगा आपका कोई सेम लॉजिक इन मल्टीपल प्लेसेस, कोई मिस्टेक्स आपकी ज्यादा नहीं हो रही होंगी. सो दिस इज हाउ योर टाइम इज सेव्ड एंड योर कोड इज नॉट रिपीटेड. फाइन. Then suitable platform for building large and efficient knowledge base and export system. तो जो एक्टिव डेटाबेस है, इट कैन स्टोर द रूल्स. कौन से रूल्स भाई, ईसीए रूल्स. ठीक है, उसका लॉजिक, इंटेलिजेंट बिहेवियर. और इसके वजह से आपका जो ये सिस्टम है, इट कैन मेक एआई लाइक सिस्टम्स वेयर डिसीजंस आर ऑटोमेटेड. है ना, एग्जांपल आपका फ्रॉड डिटेक्शन रूल्स के अंदर इसका यूज हो सकता है, मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर यूज हो सकता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो अलर्ट्स, ऑटोमेटिकल अलर्ट्स होते हैं आपके बैंकिंग सिस्टम के अंदर, वो हो सकते हैं. सो बेसिकली आपके जो ट्रिगर्स हैं, ये रिएक्ट करते हैं, लॉजिक अप्लाई करते हैं, एंड दे सपोर्ट नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स वेरी वेल. सो आई होप यू अंडरस्टूड. देखो लिखा बहुत कम है, बट मैं आपको जो समझा रही हूँ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू जस्ट रीड दिस थिंग्स, तो ये 4 लाइन है, बट आई एम गिविंग लाइक यू 100 lines of information in just my verbal thing. तो प्लीज प्लीज लिसन केयरफुली. इस मतलब ये पढ़ने से ज्यादा मेरी आवाजों पे आप ध्यान दोगे तो काफी ज्यादा कंटेंट आपको जो है ना मिल जाएगा. एंड टिल नाउ हमने एक्टिव डेटाबेस के बारे में बात करी है, तो काफी इंपॉर्टेंस आपको होनी चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस मच टाइम टू दिस. एंड हाँ, ये क्वेश्चन आएगा तो आपके पास अब काफी स्टोरीज हैं, काफी एग्जाम्पल्स हैं, काफी चीजें हैं लिखने के लिए. क्लियर. सो आई होप यू आर गेटिंग इट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जनरलाइज मॉडल ऑफ एक्टिव डेटाबेस. तो मैंने पहले ही आपको बताया था, ECA यहाँ पर जो है यूज होता है, ECA मॉडल जो कि बैकबोन है आपके एक्टिव डेटाबेस का. तो उसको भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है. तो ये मैंने आपको अभी बता भी दिया था. स्टिल इवेंट क्या होता है, कंडीशंस एंड एक्शन. सो यही आपका मिलके ECA मॉडल बनाते हैं. फाइन. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इवेंट क्या है, इवेंट इज समथिंग जो कि आपके डेटाबेस में हो रहा है, यूजुअली अ चेंज. ओके, सो हो सकता है आपका कोई इंसर्ट ऑपरेशन हो, अपडेट ऑपरेशन हो, डिलीट ऑपरेशन हो. तो व्हेनेवर सच एन इवेंट ऑकर्स, तो जो एक्टिव डेटाबेस है वो ट्रिगर के लिए चेक करता है कि कहीं कोई ट्रिगर तो नहीं है उस ऑपरेशन से लिंक्ड. ओके, सो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स अपडेट हुए हैं, दैट्स एन इवेंट. अगर कोई कस्टमर है आपका न्यू एडेड हुआ है, सो बेसिकली दैट इज इंसर्टेड, so that's also an event. क्लियर है. तो ये सारे आपके इवेंट्स होते हैं. देन यू हैव कंडीशन. अगेन कंडीशन क्या है, वही तो डिटरमाइन कर रही है कि वेदर एनी एक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड और नॉट, कोई ट्रिगर आपका होगा या नहीं होगा ऑटोमेटिकली. क्लियर है. तो वो कंडीशन है जो हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूसली. तो जैसे ही इवेंट होता है, डीबीएमएस क्या चेक करता है, कंडीशन चेक करता है. क्लियर. तो अगर एक्शन होगा तो वो उसको मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एक्शन परफॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा. सो द कंडीशन डिटरमाइंस वेदर द रूल एक्शन शुड बी executed. If the action is not specified, then the action will be executed automatically on occurrence of the event. Clear है. So I hope you understood this. ये condition अगर missing होगी तो action जो है वो automatically run कर जाएगा whenever the event happens. क्लियर है. इसलिए कंडीशन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडीशन से आपका कंट्रोल होता है किसके ऊपर, ट्रिगर्स के ऊपर. फाइन. आई होप यू गॉट इट. देन यू हैव एक्शंस. क्लियर है. एक्शन क्या है, एक्शन इज यूजुअली अ सीक्वेंस ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स. इट कुड बी अ डेटाबेस ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल प्रोग्राम दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन अकरेंस ऑफ अ कंडीशन. मतलब कि आपका एक्शन क्या है, ऑब्वियसली आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस है. इट कुड बी अ डेटाबेस ट्रांजैक्शन या फिर कोई अदर एक्सटर्नल प्रोग्राम. क्लियर है. तो बेसिकली एक्शन मतलब कि जो डेटाबेस करेगा आफ्टर द इवेंट हैपेंस एंड द कंडीशन इज सेटिस्फाइड. क्लियर. एक्शंस क्या हो सकते हैं, एसक्यूएल
SQL स्टेटमेंट हो सकता है, आपके दो है ना दूसरी टेबल अपडेट हो सकती है, आप लॉग इंसर्ट कर सकते हो, आप एक्सटर्नल प्रोग्राम रन कर सकते हो, आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। तो एक्शन कुछ भी हो सकता है जो कि आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद करवाना है। क्लियर है? आई होप यू गॉट दिस। सो ये क्या है, एक्टिव डेटाबेस का आपका मॉडल है, जो कि बेसिकली ये एक मॉडल है, ECA मॉडल, जो एक्टिव डेटाबेस फॉलो करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ ट्रिगर्स वर्क इंटरनली। Now let's move on to the second database, that is deductive database. Clear है? I hope आप active database में you are confident. If you are confident, please time stamp डाल के अभी लिख दो कि yes active database में हम confident है. Now you are ready to for the next concepts. Fine. चलिए start करते हैं. तो what is an deductive database? It is a type of database that can make conclusion, or we can say deductions, using sets of well-defined rules and facts that are stored in the database. देखो, जो डिडक्टिव डेटाबेस है वो सिर्फ आपका डेटा स्टोर करने के लिए नहीं होता, इट कैन थिंक लॉजिकली यूजिंग रूल्स। ठीक है, आई होप आपने लास्ट टाइम PPL के अंदर पढ़ा होगा प्रोलॉग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोलॉग लैंग्वेज में हम क्या करते थे, द थिंग विच वाज देयर, रूल्स, लॉजिक, वो ही सारी चीजें आप यहाँ पर रिलेट कर पाओगे। तो ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है दो चीजें, फैक्ट्स एंड रूल्स। ठीक है, फैक्ट यानी कि सिंपल स्टेटमेंट्स, और रूल्स यानी कि लॉजिक डिफाइंड यूजिंग दोज फैक्ट्स। क्लियर? जो लॉजिक आप डिफाइन कर रहे हो यूजिंग दोज फैक्ट्स, यानी कि यूजिंग दोज सिंपल स्टेटमेंट्स। सो देन इट यूजेस दिस टू ऑटोमेटिकली डिराइव न्यू इन्फॉर्मेशन। इसी को बोला जाता है डिडक्शन। क्लियर है? जो मतलब ऐसे समझो, न्यू इन्फॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो, डिराइव कर रहे हो विद योर प्रेजेंस ऑफ योर ओल्ड इन्फॉर्मेशन, उसी को बोला जाता है डिडक्शन। हेंस इट्स कॉल्ड एज डिडक्टिव डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल देखो लो, फैक्ट जो है वो आपने स्टोर कर रखा होता है डेटाबेस के अंदर। तो फॉर एग्जांपल दो फैक्ट्स का मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। फैक्ट वन ये है कि आई राइट हियर, तो आपको याद रहेगा। फैक्ट वन क्या है? फैक्ट वन इज ऐसे समझो कि ऑल टीचर्स, ठीक है, ऑल टीचर्स आर एम्प्लॉइज। ठीक है, ऑल टीचर्स आर एम्प्लॉइज। और जो फैक्ट टू है वो है फॉर एग्जांपल XYZ इज अ टीचर। तो मुझे बताओ कि आप इससे डिडक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो जो डेटाबेस है वो क्या डिड्यूस कर सकता है, तो फाइनली ये दोनों भी फैक्ट्स के हिसाब से आपका आंसर ये आ सकता है कि जो आपका XYZ है इज एन एम्प्लॉय। क्लियर है ना बात? समझ में आ रही है बात? यस, ऑब्वियसली अगर सारे टीचर्स एम्प्लॉयज हैं और हम ये बोल रहे हैं सेकेंडली कि आपका XYZ, ठीक है, कोई भी एक है जो कि टीचर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी एक एम्प्लॉय हुए। लेकिन हमारे डेटाबेस में स्टोर थे ये दो फैक्ट्स, लेकिन हमने ये न्यू जो है ना, आप ऐसे समझ लो, न्यू इंफॉर्मेशन को डिराइव किया है यूजिंग योर डिडक्शन सिस्टम या डिडक्टिव डेटाबेस। सो आपका डिडक्टिव डेटाबेस कैसे बिहेव करता है, लाइक आप ऐसे समझ सकते हो मिनी AI रीजनिंग सिस्टम की तरह ये वर्क करता है। सो इन टूडेज वर्ल्ड एज वी डील विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, दिस डिडक्टिव डेटाबेसेस प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। ठीक है, अभी के लिए आपको ये इलॉजिकल लग भी रहा होगा, लेकिन आजकल जो है वी डील विथ लार्ज डेटा सेट्स, जैसे ई-कॉमर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, आपका हेल्थ केयर, सबसे बड़ा आपका सोशल मीडिया। तो मैनुअल चेकिंग जो है वो इम्पॉसिबल है, इसलिए जो डिडक्टिव डेटाबेस है वो आपको हेल्प करता है टू फाइंड हिडन पैटर्न्स, आपकी लॉजिकल रीजनिंग परफॉर्म करने के लिए, आपके डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपकी यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ई-कॉमर्स का आपको पता है रिकमेंडेशन वाला सिस्टम, तो अगर कोई कस्टमर एक मोबाइल ले रहा है या ईयरफोन्स ले रहा है, तो फिर आपको रेकमेंड किया जा सकता है ना कि पावर बैंक भी ले लो। सो दिस कैन बी स्टोर्ड एज रूल्स। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज डिडक्टिव डेटाबेस। इसके अंदर फैक्ट्स और रूल्स आपको मेंशन करने हैं। इट हेल्प्स टू कंबाइन द RDBMS विद द लॉजिक प्रोग्रामिंग। क्लियर है? तो अभी इसके अंदर भी आप ऐसे ही समझो कि जो डिडक्टिव डेटाबेस है वो क्या है, जो टेबल फॉर्मेट में हमारा डेटाबेस होता था रिलेशनल DBMS, द सेम थिंग इज देयर, बस इसमें रूल्स आपके जो है वो ऐड हो गए, दैट इज योर लॉजिकल प्रोग्रामिंग। तो इफ यूजेस लाइक ये क्या यूज कर रहा होगा, मुझे बताओ, लॉजिक लैंग्वेज को यूज कर रहा होगा, जैसे डेटा लॉग हो गया एंड मतलब प्रोलॉग हमने देखा था लास्ट ईयर, डेटा लॉग भी देखा होगा। तो बेसिकली डेटा लॉग का यूज यहाँ पे ज्यादा होता है टू प्रोसेस रूल्स। फाइन, सो व्हाट यू गेट स्टैंडर्ड SQL फॉर डेटा एंड लॉजिक रूल्स फॉर इंटेलिजेंट रीजनिंग। क्लियर?
देख लो, डेटाबेस प्लस इंटरफेस इज इक्वल टू डिडक्टिव डेटाबेस। मतलब कि डेटाबेस क्या है, जिसके अंदर आप फैक्ट्स को स्टोर करते हो, और इंटरफेस क्या है, जहां पर आप रूल्स और लॉजिक को स्टोर करते हो, रूल्स और लॉजिक को स्टोर कर रहे होते हो, वही होता है आपका डिडक्टिव डेटाबेस। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड. Now here, to design a deductive database, a purely declarative programming language called data log is used. Clear है? तो अब यहाँ पे अच्छे से याद रख सकते हो कि जो डेटा लॉग है वो मेन लैंग्वेज है आपकी, जो डिडक्टिव डेटाबेस के अंदर यूज होती है. ठीक है, ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, मतलब कि वी टेल द सिस्टम व्हाट वी वांट, नॉट हाउ टू डू इट. क्लियर है? इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है. जस्ट लाइक एसक्यूएल, आप एसक्यूएल में क्या करते हो, यू डोंट राइट लूप्स, राइट? सो यू सिंपली डिक्लेयर द फंक्शन, और जो डेटाबेस है वो फिगर आउट कर लेता है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. सिमिलरली जो आपका डेटा लॉग है, मतलब ये क्या करता है, ये डिजाइन करता है रूल्स को और लॉजिक को. क्लियर है? So, see, a deductive database allows deduction using a rule-based language on the data in the database. मतलब कि ये क्या है, कोर आइडिया है आपके डिडक्टिव डेटाबेस का, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो रूल्स को टू स्टोर डेटा, एंड फिर आप न्यू कंक्लूजन्स डिराइव कर सकते हो. ठीक है, जो आपके पास डेटाबेस स्टोर है उसके अंदर आप न्यू रूल्स अप्लाई करके नया डेटा या नई इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. सो जो डेटाबेस है, इट कैन जनरेट न्यू डेटा ऑटोमेटिकली यूजिंग रूल्स. Fine. Then deductive databases are an extension of relational databases which support more complex data modeling. है ना? तो जो deductive database है, ये सिर्फ आपका RDBMS का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक एक्सटेंशन है जो कि और क्या ऐड कर रहा है, लॉजिकल रीजनिंग को ऐड कर रहा है ऑन टॉप ऑफ रिलेशनल टेबल्स. सो इट सपोर्ट्स योर RDBMS features as well and more advanced modeling using rules and logical relationships. Fine. So this makes it useful in AI like applications more. Clear? आई होप आपको ये डिडक्टिव डेटाबेस समझ में आया होगा. और भी इसके पॉइंट्स क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, जिसकी हमने बात करी, फैक्ट्स और रूल्स होते हैं. तो एग्जैक्टली इनको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? फैक्ट्स क्या है, दे आर स्पेसिफाइड एज द सेम वे द रिलेशंस आर स्पेसिफाइड इन द रिलेशनल डेटाबेस, except it is not necessary to include the attribute names. The meaning of an attribute value in a tuple is determined solely by its position in the tuple. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो, जो फैक्ट है ये क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपकी डेटाबेस में स्टोर होती है. क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन. ये सिमिलर कैसे दिखती है, आपके रोज की तरह, यानी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर या टेबल के अंदर जो रोज होती है ना, उनकी तरह दिखता है, बट विदाउट कॉलम नेम्स. ठीक है, कॉलम नेम्स इसके अंदर नहीं होते, सिर्फ रोज की तरह आप इसको समझ सकते हो. तो ओनली द पोजिशन ऑफ ईच वैल्यू इन द फैक्ट टेल्स व्हाट इट रिप्रेजेंट. क्लियर है? एग्जाम्पल आपके रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ऐसे समझो, आई कैन राइट हियर फॉर एग्जाम्पल, आपके रिलेशनल डेटाबेस में कैसे होता है ना, टेबल होती है, यहाँ पर आपका नेम है, यहाँ पर आपका लेट सपोज कोर्स है. ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी टेबल हो गई. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका नेम है रवि. क्लियर है? और आपका कोर्स है डीबीएमएस. ये आप किस में लिखते हो, ये आप लिखते हो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर. सेम फैक्ट आप डिडक्टिव डेटाबेस के अंदर कैसे लिखोगे, आप ये एट्रीब्यूट का नाम नहीं दोगे, नेम और कोर्स ये नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख रहे होगे. कैसे? आई राइट हियर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपका आएगा स्टूडेंट. ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट टेबल हो सकती है, स्टूडेंट, एंड फिर आप लिखते हो डायरेक्टली रवि एंड डायरेक्टली डीबीएमएस. यू डोंट गिव द एट्रीब्यूट नेम. समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट पोजीशन नेम है और सेकंड पोजीशन कोर्स है. तो फैक्ट्स आर लाइक सिंपल स्टेटमेंट जो कि आप टपल फॉर्म के अंदर स्टोर करते हो. सो आई होप यू गॉट इट. ये एग्जांपल आप लिख के दिखा सकते हो. ओके, व्हाई नो एट्रीब्यूट नेम, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है. तो बिकॉज आपकी जो डिडक्टिव डेटाबेस है वो अज्यूम करता है कि पोजीशन 1 एट्रीब्यूट 1 है और पोजीशन 2 एट्रीब्यूट 2 है, ये आप पहले ही डिफाइन कर देते हो. क्लियर है? अब रूल्स की बात करें तो दे स्पेसिफाई व्हाट, they specify virtual relations that are not actually stored but that can be formed from the facts by applying deduction mechanism based on the rule specification. तो रूल्स क्या है, आपके लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, देखो, फैक्ट्स है आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर है. रूल्स क्या है, आपके लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं जिनके वजह से जो आपका डेटाबेस है वो वर्चुअल रिलेशंस क्रिएट करता है. अब ये वर्चुअल रिलेशंस क्या है, वर्चुअल रिलेशंस रिजल्ट है दैट डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट इन द डेटाबेस, बट आप उनको जनरेट कर सकते हो यूजिंग फैक्ट्स प्लस रूल्स. क्लियर? वो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यू कैन जनरेट देम यूजिंग फैक्ट्स एंड रूल्स. क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड. सो दिस इज हाउ योर रूल्स गो, एंड रूल्स की वजह से आप वर्चुअल रिलेशन
रिलेशंस को क्रिएट कर पाते हो. सो रूल्स के वजह से आपका डेटाबेस लॉजिकली थिंक कर पाता है एंड न्यू डेटा डिराइव कर पाता है. क्लियर है? आई होप यू गॉट इट. अब काफी चीजें समराइज भी हो गई होंगी आपकी. नाउ मेन मेमोरी डेटाबेसेस के बारे में पढ़ते हैं. सो यहाँ पर इनको मेमोरी डेटाबेसेस भी बोला जाता है, याद रख सकते हो. सो डेटा रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी. तो जो नॉर्मल डेटाबेस होते हैं, डेटा कहाँ स्टोर हो रहा होता है? आपका डिस्क पे स्टोर हो रहा होता है. हार्ड डिस्क हो सकती है, एसएसडी हो सकती है. बट आपके मेन मेमोरी डेटाबेसेस के अंदर जो डेटा है वो डायरेक्टली कहाँ स्टोर होता है? रैम के अंदर स्टोर हो रहा होता है. समझ में आ गई बात? रैम के अंदर. सो रैम इज एक्सट्रीमली फास्ट. तो जो डेटाबेस है वो भी सुपर फास्ट बन जाता है. यही तो एडवांटेज का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं. रियल वर्ल्ड एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, आपके मतलब ऐसा समझो रियल टाइम स्टॉक मार्केट सिस्टम है वो इसका यूज कर रहा होता है. गेमिंग के लीडर बोर्ड्स हैं ये इसका यूज कर रहे होते हैं. सो दीज नीड क्विक रिस्पॉन्स, सो दे यूज मेन मेमोरी डेटाबेस, यानी कि जो जिनके अंदर जो मेमोरी है वो आपकी रैम यूज हो रही होगी. क्लियर है? बैकअप कॉपी ऑफ सच अ डेटाबेस आर मेंटेन्ड ऑन द डिस्क. तो रैम जो है वो वॉलेटाइल है, ये आपको पता है. डेटा लॉस्ट हो जाएगा जब पावर आपकी चली जाएगी. तो वी मस्ट कीप अ बैकअप कॉपी ऑन द डिस्क. तो रैम फास्ट है लेकिन टेम्पररी है, तो डिस्क स्लो है लेकिन परमानेंट है. सो जो मेन आइडिया है वो ये है कि जो वर्क है डेटा के साथ वो रैम में करो और उसका जो बैकअप है वो डिस्क के अंदर पीरियोडिकली सेव करते रहो. सो इससे आपका जो डेटाबेस है वो भी सेफ रहेगा. क्लियर? एक्सेस टू मेन मेमोरी इज मच फास्टर देन द डिस्क एक्सेस, hence transactions gets completed quickly. It is essential to have backup copy of the database because if the main memory gets failed then the entire database system gets lost. है ना? सही बात है. आप रैम एक्सेस कर सकते हो, वो 10 to 50 टाइम्स फास्टर है देन एक्सेसिंग डिस्क. क्लियर? सो जो आपका इंसर्ट, अपडेट, क्वेरीज वगैरह है ये सारी बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होती हैं. ट्रांजैक्शंस बहुत इंस्टेंटली फिनिश होते हैं. सो दिस इज वाई जो आपके बैंक्स हैं, आपके टेलीकॉम कंपनीज हैं, आपके फाइनेंशियल एप्स हैं, ये काफी टाइम मेमोरी डेटाबेस का यूज करते हैं. बट हाँ, वहां पर रिस्क ये है कि आपका जो अगर रैम क्रैश हो जाता है तो आपका डेटा डिसअपियर हो जाएगा इंटायरली. सो इसीलिए आपकी बैकअप भी होती है, बैकअप कॉपी भी आप रख रहे होते हो ऑन द डिस्क, वो जो कंपलसरी है. सो इसीलिए यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि जो डेटाबेस सिस्टम है इसका कभी अगर फेल भी हो जाता है तो वो लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि बैकअप के अंदर वो चीजें सारी स्टोर होती हैं. सम पॉपुलरली यूज्ड मेन मेमोरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर सीक्वल एंड टाइम्स 10. ठीक है? CSQL एंड टाइम्स 10. तो ये क्या है? आपके कुछ पॉपुलरली यूज्ड मेमोरी डेटाबेस सिस्टम्स हैं. तो बेसिकली आई होप यू गॉट इट. ये आप एग्जांपल के रूप में याद रख सकते हो. अब ये जो टाइम्स 10 है ना, ये टाइम्स 10 कहाँ यूज होता होगा आप मुझे बता सकते हो अगर आपको नॉलेज होगी तो. ये ओरेकल के अंदर यूज होता है, जो कि एयरलाइंस, टेलीकॉम और स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर इसको यूज करते हैं वो लोग. बाकी ये जो CSQL है ना, ये CSQL ओपन सोर्स है, मतलब ओपन सोर्स इन मेमोरी डेटाबेस है जो काफी हाई स्पीड एप्लीकेशन सपोर्ट करता है. क्लियर है? तो रियल टाइम परफॉर्मेंस इनकी बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए ये आपके मेन मेमोरी डेटाबेस के एग्जांपल्स हैं. अब आपको पता है व्हाई दे आर फास्ट. ठीक है? नाउ सिमेंटिक डेटाबेसेस की बात करें. सिमेंटिक डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम दैट स्टोर्स द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एज फैक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स. मतलब कि जो सिमेंटिक डेटाबेस है वो अगेन प्लेन डेटा स्टोर नहीं करता जैसे ट्रेडिशनल डेटाबेस में स्टोर होता था. ये क्या स्टोर करता है? ये मीनिंग स्टोर करता है डेटा का. मतलब कि ये स्टोर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगा. ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगा ना, जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, प्रोडक्ट हो गए, ये सब आपके स्टोर करेगा. उनके बारे में उनका फैक्ट स्टोर करेगा. ठीक है? हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये स्टोर करेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब इंस्टेड ऑफ ओनली स्टोरिंग, क्या आप ऐसे लिख सकते हो? फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने रवि का एग्जाम्पल लिया, तो आप ऐसे लिख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है. ठीक है? स्टूडेंट है रवि और एज है लेट्स सपोज 20. ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ ओनली स्टोरिंग दिस, सिमेंटिक DBMS क्या करता है? ये क्या और ज्यादा स्टोर करता है? ये ऐसे स्टोर करता है कि जो रवि है, रवि इज अ स्टूडेंट. ठीक है? ऐसे स्टोर करता है, मीनिंग स्टोर करेगा. ठीक है? उसके बाद क्या स्टोर कर सकता है कि भाई जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज अ पर्सन. क्लियर है? तो आप ऐसे समझ पा रहे हो कि ये कैसे स्टोर कर रहा है, मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन. और उसके बाद ऐसे लिख सकते हो कि ये जो पर्सन है, पर्सन कैन एनरोल इन अ कोर्स. फिर रवि हैज एनरोल्ड इन DBMS. सो वी डोंट ओनली स्टोर द वैल्यूज, वी स्टोर देयर मीनिंग एंड रिलेशनशिप्स. फाइन. अभी इलॉजिकल लग रहा होगा, लेकिन हाँ, ऐसे ही आपका सिमेंटिक डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है जिसमें आपके मीनिंग्स और रिलेशनशिप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं. ठीक है? देन यू हैव हियर सिमेंटिक डेटाबेसेस रिप्रेजेंट द डेटा मॉडल्स. तो जो सिमेंटिक डेटा
डेटाबेस है इट हेल्प इन क्रिएटिंग रिच डेटा मॉडल्स जो कि आपके एंटिटीज डिस्क्राइब करता है, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, रूल्स, कंस्ट्रेंट्स वगैरह. सो दिस इज मोर एक्सप्रेसिव देन सिंपल रिलेशनल टेबल. तो जैसे कि आपका सिमेंटिक डेटा मॉडल क्या एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आपका जो टीचर है, ठीक है, ये है टीचर. टीचर क्या करता है? टीच करता है. टीचर टीचेस, क्या टीच करता है? कोर्स. क्लियर है? तो ऐसा आपका जो है ये डेटा मॉडल क्रिएट होता है. फिर आपका जो कोर्स है, कोर्स क्या है? कोर्स इज अ पार्ट ऑफ, व्हाट इज द पार्ट ऑफ? प्रोग्राम. क्लियर है? आप ऐसे इसको समझ सकते हो. तो ऐसे आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है. इसी को डेटा मॉडल बोला जाता है. तो ये काफी डीप अंडरस्टैंडिंग देता है हमें डेटा के बारे में. क्लियर? इट इज अ conceptual database system that includes semantic information that adds basic meaning of the data and relationships among the data. ठीक है? तो बेसिकली आपका जो सिमेंटिक डेटाबेस है वो किस पे फोकस करता है? आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एंड उनके जो मीनिंग है उसके ऊपर. ठीक है? सो दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो डेटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली, कैसे उस डेटा आइटम्स को हम रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, एंड व्हाट द डेटा मीन्स इन रियल वर्ल्ड टर्म्स. क्लियर है? आई होप यू गॉट इट. तो देखो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो गूगल क्या यूज करता होगा. देखो थोड़ा सा मतलब आप ऐसे इसको एग्जांपल से समझ सकते हो कि जो गूगल है वो भी सिमेंटिक डेटाबेस का यूज करता है इन नॉलेज ग्राफ, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि फॉर एग्जांपल विराट कोहली इज अ क्रिकेटर, है ना, ही मैरिड टू अनुष्का शर्मा, सो दिस प्लेस फॉर इंडिया, है ना. तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, इट्स नॉट जस्ट स्टोरिंग टेक्स्ट, इट अंडरस्टैंड्स रिलेशनशिप्स, है ना. आप गूगल खोलते हो, कुछ भी सर्च करते हो, क्या सिर्फ आपको डेटा वैल्यूज नजर आती हैं? सिर्फ विराट कोहली, सिर्फ क्रिकेटर, इतना नजर आता है? नहीं, राइट. काफी सारी इंफॉर्मेशन और आपको मिल रही होती है. अगेन व्हाट इज दिस? सिमेंटिक डेटाबेस. तो आई होप ये विराट कोहली वाला एग्जांपल विल बी more interesting. Clear? Then semantic database systems allow easy development of application programs, and also it becomes easy to maintain such a database system when data is updated. क्योंकि आपका जो ये सिमेंटिक डेटाबेस है वो क्या स्टोर करता है? मीनिंग और रिलेशनशिप स्टोर करता है. तो जो डेवलपर्स हैं उनको क्लियर स्ट्रक्चर होता है उनके पास, एप्लीकेशंस काफी इजी हो जाती हैं बिल्ड करने के लिए, एंड जब डेटा चेंज होता है तो आप उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर देते हो, अपडेट कर देते हो, ताकि क्योंकि आपके पास रिलेशनशिप्स लिंक्ड है, राइट. तो इफ यू अपडेट अ कोर्स डिटेल, तो सारी जो रेलिवेंट या फिर जो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने वो कोर्स लिया होगा और जो टीचर इन्फॉर्मेशन होगी वो अपडेट हो जाएगी कंसिस्टेंटली. So no need to change everything manually. This makes maintenance simple and systematic. Clear है? तो finally जो आपका semantic database है वो क्या स्टोर करता है? Data along with meaning and relationship. Meaning and relationship, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं. Meaning and relationship. क्लियर है? काफी आप वर्ड्स मैंने आपको समझा दिए. जैसे एक्टिव के अंदर आप ट्रिगर याद रखोगे, डिडक्टिव के अंदर आप रूल्स फैक्ट्स याद रखोगे, मेन मेमोरी डेटाबेस के अंदर आप रैम याद रखोगे, सिमेंटिक के अंदर आप मेमोरी और मीनिंग और रिलेशनशिप्स को याद रखोगे. ठीक है? आई होप यू गॉट इट. अब इसके फीचर्स देख लेते हैं. तो सबसे पहला फीचर है सिमेंटिक डेटाबेस सिस्टम्स आर एक्सेप्शनली यूजेबल एंड फ्लेक्सिबल. क्लियर है? तो जो सिमेंटिक डेटाबेसेस हैं आपके, दे आर इजी टू यूज बिकॉज दे स्टोर मीनिंग ऑफ डेटा, है ना. इसके वजह से आपका जो डेटा है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मॉडिफाई, इजी टू एक्सटेंड, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, इफ यू एड अ न्यू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे आपके पास टेबल है, डेटाबेस है, आपने उसके अंदर फैकल्टी एडवाइजर करके एक मतलब ऐड करा है, तो यू कैन इजीली कनेक्ट इट टू स्टूडेंट्स, कोर्सेज, डिपार्टमेंट्स. तो कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, तो वो आप काफी इजीली जो है यहाँ पर कर पाते हो. दे हैव शॉर्टर एप्लीकेशन डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग साइकिल, है ना. क्यों? क्योंकि आपका जो डेटाबेस है इट ऑलरेडी नोज द मीनिंग एंड रिलेशनशिप्स, राइट. तो जो डेवलपर्स हैं वो कम कोड लिखेंगे, जो एप्लीकेशन के लॉजिक है वो इजी हो जाएंगे, प्रोजेक्ट जो है वो फास्ट आपका फिनिश होगा. तो मतलब एट द एंड आपका जो काम है, डेवलपमेंट है, वो फास्ट हो रही होगी, आपके अपडेट्स फास्ट हो रहे होंगे, एंड एरर्स आपके कम से कम हो रहे होंगे. इट प्रोवाइड्स यूजर कंट्रोल वाया एन इंट्यूटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन वेरी क्लियर एंड मीनिंगफुल वे, राइट. तो जो यूजर्स हैं वो कैन मतलब इजीली नेविगेट थ्रू डेटा विदाउट कंफ्यूजन. सो दिस इज हाउ योर मतलब user control is provided. Then they empower end users to pose complex ad hoc decision support queries, है ना. बेसिकली जो सिमेंटिक डेटाबेस है वो क्या सपोर्ट करता है? जो काफी सारी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं, इवन इफ द यूजर डिड नॉट प्लान देम अर्लियर, तो ये सारे यहाँ पे आपकी प्रोवाइड हो रही होती हैं. क्लियर? एड हॉक क्वेरी, एड हॉक क्वेरी का मतलब क्या होता है? जो क्वेरी आपकी ऑन द स्पॉट क्रिएट होती है जब उसकी जरूरत है. दिस इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग एप्लीकेशंस. फाइन, ओके, आई होप यू गॉट इट.
Then these are highly efficient database systems, so obviously semantic database perform very well. क्यों? क्योंकि उसको वो समझता है उस डेटा का मतलब क्या है. Then they use optimized structures, वो redundancy reduce करता है, वो काफी जो queries है उसको simplify करने का काम करता है. So overall they are efficient, optimized and smart. Clear? I hope you got it. बाकी ये सारा देख लो, आपका complex data types हैं, स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी आपके एक्सपेक्टेड है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, तो इसका टेबल मैंने डाल दिया है. तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, आप डिफरेंशिएट करने आ सकता है, एक्सप्लेन करने आ सकता है. तो देख लो, स्ट्रक्चर डेटा क्या है. स्ट्रक्चर डेटा आपका वो है जिसके पास फिक्स्ड रोज एंड कॉलम्स होते हैं डेटाबेस सिस्टम में, है ना, पहले भी मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है. सो इट इज हैविंग अ फिक्स्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा. क्लियर है. देन सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है ना, सारे के सारा जो डेटा है वो आपका कैसे होता है, मतलब इमेजेस हो गई, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, फ्री टेक्स्ट हो गया. सो देयर इज नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर. क्लियर है. अब यहाँ पर देखो, इट इज स्कीमा डिपेंडेंट एंड लेस फ्लेक्सिबल. स्कीमा डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि वो टेबल फॉर्म है ना, वो फॉलो करता है प्री डिफाइंड स्कीमा को. टेबल के पास हमेशा कॉलम्स होंगी, नेम, एज, सैलरी जैसे स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल. तो स्कीमा डिपेंडेंट आपका जो है ना यहाँ पर डेटा होता है. इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन स्ट्रक्चर्ड डेटा बट लेस फ्लेक्सिबल देन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो सेमी स्ट्रक्चर्ड को तो आप दोनों का मिक्सचर ही बताओगे, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का मिक्सचर ही होता है आपका ये सेमी स्ट्रक्चर. तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपके टैग्स होते हैं, कीज होती हैं जो कि सेम मतलब स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, बट यू कैन ऐड और रिमूव फील्ड्स इजीली. क्लियर है. तो जैसे जेसन हो गया ना, जेसन आपका इसका एग्जांपल है. तो आप चाहो तो जैसे मैंने मोंगोडीबी में आपको सिखाया हुआ है, यू कैन ऐड एनी काइंड ऑफ डेटा, है ना, इन द सेम डेटाबेस. देन आपके अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर इट इज मोस्ट फ्लेक्सिबल डेटा. क्यों? क्योंकि आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो इन एनी फॉर्मेट. फाइन. देन स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू एक्सेस द डेटा प्रेजेंट इन द स्कीमा, है ना, जो कि स्कीमा के अंदर प्रेजेंट है. तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, जो टेबल है आपकी उसके अंदर जो डेटा आपको एक्सेस करना है वो सिर्फ अगर उस टेबल के अंदर होगा, देन ओनली यू आर एबल टू एक्सेस. आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ये करके पूरा डेटा, स्ट्रक्चर डेटा को एक्सेस कर सकते हो, डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हो. यहाँ पर टैग्स एंड एलिमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सेस द डेटा, क्योंकि जैसे एक्सएमएल हो गया, आपका जेसन हो गया, तो बेसिकली एक्सएमएल के अंदर टैग्स होते हैं, जेसन के अंदर कीज होती हैं, तो उसके हेल्प से आप डेटा आइडेंटिफाई करते हो. बाकी यहाँ पर ओनली टेक्सचुअल क्वेरीज आर पॉसिबल. क्लियर है. तो बेसिकली हम यहाँ पर कोई एसक्यूएल का यूज नहीं करते, वी यूज सर्च, वी यूज कीवर्ड क्वेरीज, एनएलपी, मशीन लर्निंग, यही आपका यहाँ पर यूज होता है. देन स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर डेटा इज लेस. यहाँ पर आपकी जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कम है. वाई? बिकॉज जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड है और जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है एफिशिएंटली. देन यहाँ पर स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर द डेटा इज सिग्निफिकेंट. क्यों? क्योंकि टैग्स होते हैं, मेटा डेटा होता है जो कि साइज इंक्रीज कर सकता है. स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेटा इज ह्यूज, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो कम भी स्पेस ले सकता है और काफी सारी भी स्पेस ले सकता है. क्लियर. बाकी अभी एग्जांपल्स हैं, ये फोन नंबर, कस्टमर नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्ड डेटा में आ जाते हैं. सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर सर्वर लॉग्स, आपके ट्वीट्स हो गए जो हैशटैग से ऑर्गेनाइज्ड हैं, ईमेल्स सॉर्टेड बाय द इनबॉक्स, सेंट और ड्राफ्ट फोल्डर्स. अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर ईमेल्स एंड मैसेजेस, इमेज फाइल्स, ओपन एंडेड सर्वे आंसर्स, ये सारे आपके आ जाते हैं. आई होप यू गॉट इट. स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के ऊपर क्वेश्चन आए तो यू कैन जस्ट राइट देम. फीचर समझ लेते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल्स के. क्लियर है. तो सबसे पहला, द सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन डेटाबेस. ये पहले आपको याद रख लेना है कि जैसे आपके रिलेशनल डेटाबेस में आप टेबल के अंदर स्टोर करते थे डेटा को, सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर आप डेटा को टेबल्स में स्टोर नहीं करते हो. इट कैन नॉट बी नीटली स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स. ठीक है. इसका एग्जाम्पल आपके पास है जेसन, एक्सएमएल, एचटीएमएल फाइल्स, लॉग फाइल्स. तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं जो कभी भी टेबल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर सकते. द सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा डज नॉट ओबे द टेब्यूलर स्ट्रक्चर of data models but it has some structure. देखो ऐसा नहीं है कि वो fully unstructured है. fully unstructured तो आपके unstructured database हो जाते हैं, images, videos वगैरह. इनमें होता है कुछ फॉर्मेट, क्योंकि जैसे JSON का कोई सिंटैक्स है, XML का कोई सिंटैक्स है, तो स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा फुल्ली भी स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई पूरा टेबल बना दिया, ऐसा भी नहीं है. इट हैज सम स्ट्रक्चर, जैसे टैग्स हो गए, कीज हो गए, एट्रीब्यूट हो गए, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट रिलेशनल टेबल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है. क्लियर. देन सेमी स्ट्रक्चर डेटा कंटेन्स टैग्स,
एलिमेंट्स विच इज यूज्ड टू ग्रुप डेटा एंड डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, टैग्स किस में यूज होते हैं, XML में यूज होते हैं, आपके कीज होते हैं एलिमेंट्स जो कि जेसन में यूज होते हैं, तो ये बता देते हैं कि व्हाट द डेटा मीन्स, फाइन। सो आई होप यू अंडरस्टूड। देन द एंटिटीज कैन बी ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है वो ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट बहुत इजीली कर पाता है। सो जो ऑब्जेक्ट है सिमिलर प्रॉपर्टीज के, वो नेचुरली आपके सेम कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जैसे कि आपके सारे ट्वीट्स हो गए फॉर एग्जांपल, जिसमें हैशटैग आपका है फॉर एग्जांपल DBMS, है ना, तो वो आप एक साथ ग्रुप कर पाते हो बाय यूजिंग योर हैशटैग्स। ओके, द एंटिटीज इन द सेम ग्रुप मे और मे नॉट हैव द सेम एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे टेबल में होता है कि भाई अगर नेम और एज है तो सबका जो है नेम और एज ही होना चाहिए, किसी एक का एड्रेस भी नहीं चलेगा, क्लियर है। बट इन योर दिस सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऐसा नहीं है, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो एनी पॉसिबल वे। ओके, एज द सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा डज नॉट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, इट कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड इजीली बाय द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी हो गया, जावा हो गया, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो, ठीक है। लेकिन जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा है वो फ्लेक्सिबल है, सो हैंडलिंग इट रिक्वायर्स आपके पार्सर्स हो गए, आपके स्पेशल लाइब्रेरीज, नो एसक्यूएल सपोर्ट। सो दिस इज वाई जो आपके नो एसक्यूएल डेटाबेस है जैसे मोंगोडीबी हो गया, कैसेंड्रा हो गया, ये काफी पॉपुलर है बिकॉज दे आर डिजाइंड फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा। क्लियर है, आई होप यू गॉट इट। तो ये सारा आपका फीचर्स थे। नाउ नेस्टेड डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो nested data types are structured data types for some common data patterns. Nested data types support array structs and maps. तो basically जो आपके nested होते हैं ना, ये काफी आपके important है इन modular और modern databases, programming language, document formats जैसे कि JSON हो गए। तो यहाँ पर बोला गया है nested data types are structured data types for some common data patterns। तो मतलब आपका जो nested data type है ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि दूसरे डेटा टाइप के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेस्टेड डेटा टाइप मीन्स अ डेटा टाइप इनसाइड अनदर डेटा टाइप। सिंपल सिंपल भाई, नेस्टेड लूप होता है मतलब लूप इनसाइड अनदर लूप। सिमिलरली नेस्टेड डेटा टाइप इज द डेटा टाइप इनसाइड अनदर डेटा टाइप। क्लियर है, तो इसके वजह से आप कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर पाते हो। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब एक एम्प्लॉय है जिसका एड्रेस है, एड्रेस के अंदर स्ट्रीट है, सिटी है, हाउस नंबर है। सो जो एड्रेस है वो खुद ही नेस्टेड डेटा टाइप बन गया इनसाइड एम्प्लॉय। क्लियर है, तो ये होता है नेस्टेड डेटा टाइप। For example, array is a homogeneous collection of elements of same data type elements. For instance ये है, तो यहाँ पर बोला गया है एक तो nested data types आपके arrays हो सकते हैं, structs हो सकते हैं, maps हो सकते हैं। तो जो most commonly used data nested data types हैं वो आपके ये तीनों हैं, ये याद रख लेना। क्लियर है, अब यहाँ पर बोला गया है कि एरे एक होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है जो हमें पता है, जिसमें सेम डेटा टाइप होता है, ये भी हमें पता है। तो फोन नंबर कैन बी स्टोर्ड एज दिस। तो बेसिकली जो एरे है वो क्या स्टोर करता है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है सेम डेटा टाइप होना चाहिए, है ना। तो अभी ये जैसे फोन नंबर है तो इसको हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं, यस, है ना। आप चाहो तो इसको इस फोन नंबर के बाद कॉमा करके एक और फोन नंबर, कॉमा करके एक और फोन नंबर, इसको भी कर सकते हो बिकॉज वो तो एरे है। सो दिस इज अ सिंपल नेस्टेड डेटा टाइप। क्लियर है, ये एग्जांपल है, देख लो यहाँ पर क्या है, यू हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर है, ये एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर है एंड इनसाइड इट यू कैन लाइक अगेन हैव अनदर स्ट्रक्चर जो कि है फॉर एड्रेस, है ना। तो ये है आपका एग्जांपल ऑफ नेस्टेड डेटा टाइप। तो आप इसको दिखा सकते हो बना के, बहुत ज्यादा सिंपल है। जिसमें एम्प्लॉय है इसमें आपके पास स्ट्रिंग और इंटीजर आ गया, उसका मतलब नेम आ गया और आईडी आ गई। फिर उसी के अंदर आपने एक और स्ट्रक्चर डिफाइन किया फॉर एड्रेस, जिसके अंदर एड्रेस से रिलेटेड डेटा टाइप आ गया। सो अगेन ये बेस्ट एग्जांपल है आपके नेस्टेड डेटा टाइप का। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट जेसन। ठीक है, जेसन और एक्सएमएल हमें पढ़ने हैं। जेसन का फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो ये ओरिजिनली आपकी जावास्क्रिप्ट के लिए क्रिएट हुई थी बट नाउ इट इज यूज्ड एवरीवेयर। सी, विद द हेल्प ऑफ जेसन वी कैन स्टोर एंड रिट्राइव डेटा द टेक्स्ट बेस्ड ओपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, है ना। तो जो जेसन है वो आपका टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है, मतलब जो डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर स्टोर होता है, काफी ओपन स्टैंडर्ड है ये एंड सो मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है। हम इस जेसन को यूज क्यों करते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए बिटवीन एप्लीकेशंस और डेटा रिट्राइव करने के लिए भी। तो स्टोर एंड रिट्राइव डेटा इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल व्हेन यू यूज जोमेटो या स्विगी, तो जो रेस्टोरेंट डिटेल्स हैं
you see come in JSON format from the server, right? So this is where your JSON is used. Clear? It is extended from the JavaScript language. तो ये मैंने आपको भी बताया था, जो JSON का syntax है वो JavaScript से आता है, but it is not limited to JavaScript. So it works with almost all languages today. अब फीचर्स की बात करें तो इट इज टेक्स्ट बेस्ड लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट. तो जो JSON है वो लाइट वेट है, मतलब कि काफी स्मॉल साइज के अंदर ये आ जाता है, फास्ट है टू ट्रांसफर एंड लोड भी काफी इजीली हो जाता है. दैट्स वाई हम इसको APIs के अंदर यूज करते हैं, वेब एप्स में, मोबाइल एप्स में, क्लाउड एप्लीकेशंस में इसका यूज करते हैं. इट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ठीक है. इवन दो वो जावास्क्रिप्ट से ओरिजिनेट हुआ है, जेसन जो है आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हो, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, गो, स्विफ्ट and many more. So it is not tied to any specific और language जैसे कि जावास्क्रिप्ट समझा जाता है. It's not that. It is easy to read and write. बहुत ज्यादा easy होता है. JSON काफी simple की वैल्यू पेयर्स की तरह आपको दिखता है. आप कैसे लिखते हो JSON को? आप ऐसे लिखते हो ना, आप यहाँ पर कर्ली बेस स्टार्ट करते हो, फिर आप क्या करते हो, यहाँ पर की डिफाइन करते हो. फॉर एग्जाम्पल ये है आपका नेम, फिर आप यहाँ पर डिफाइन करते हो लेट सपोज रवि ओनली, है ना. फिर आप कॉमा देते हो, फिर आप एज लिखते हो यहाँ पे, ठीक है, एज लिखते हो जो कि है आपकी इंटीजर वैल्यू. तो ये आपका JSON फॉर्मेट हो गया. तो काफी इजी है टू रीड एंड राइट. क्लियर है? देन इट इज इजी फॉर मशीन्स टू पार्स एंड जनरेट, है ना. जो कंप्यूटर्स हैं और जो सर्वर्स हैं वो काफी इजीली JSON को डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट्स वाई जो JSON है वो आपके कौन प्रेफर करता है सबसे ज्यादा? APIs प्रेफर करती हैं, ठीक है. इट यूजेस कन्वेंशंस फेमिलियर टू लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पर्ल, पाइथन एंड सो ऑन. सो ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, काफी बार स्क्वायर ब्रैकेट्स हो जाते हैं किसी लैंग्वेज में, की वैल्यू स्टाइल हो जाता है, तो ये काफी ज्यादा फेमिलियर है टू मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, है ना. काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये सिंटैक्स यूज होता है. सो जो डेवलपर्स हैं वो JSON को काफी क्विकली जो है लर्न कर पाते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टूड JSON के बारे में. JSON स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. तो इट इज बिल्ट ऑन 2 स्ट्रक्चर्स, ठीक है. JSON जो डेटा है वो आपका काफी स्ट्रक्चर्ड होता है. सो बेसिकली जो JSON है इट इज बिल्ड ऑन ओनली 2 सिंपल स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग इन JSON इज क्रिएटेड यूजिंग दीज 2 कॉन्सेप्ट्स. रिमेंबर, सबसे पहली बात जो कलेक्शन है वो है नेम वैल्यू पेयर्स का, ठीक है. सबसे पहला क्या है, जो कलेक्शन है वो है नेम वैल्यू पेयर्स का. तो बेसिकली आपका कोर कॉन्सेप्ट JSON का यही है कि आप पेयर के अंदर रहो. किसमें रहो? पेयर के अंदर रहो. की वैल्यू पेयर आपको दिखना चाहिए. जैसे आपका यहाँ पर नेम हो गई तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आनी चाहिए आपके पास, ठीक है. तो दिस इज योर कलेक्शन ऑफ नेम वैल्यू पेयर्स. क्लियर है? इसी को की वैल्यू पेयर भी बोला जाता है. सो वेयर डू वी सी दिस इन प्रोग्रामिंग? So in various languages this is realized as an object, record, struct, dictionary, hash table, keyed list और associative array. मतलब देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गई उसके अंदर ऑब्जेक्ट इसी तरह लिखा जाता है. पाइथन के अंदर डिक्शनरी भी सेम फॉर्मेट में लिखी जाती है. जावा के अंदर जो आपका हैश मैप होता है ना वो भी सेम तरीके से लिखा जाता है. C++ के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सेम फॉर्मेट में लिखा जाता है. PHP के अंदर एसोसिएटिव एरे है वो सेम फॉर्मेट में लिखा जाता है. सो जो आइडिया है वो सेम है. कलेक्शन आपके किसका है? नेम वैल्यू पेयर का. सो इसी को JSON ऑब्जेक्ट बोला जाता है. ओके, देन ये फर्स्ट हो गया आपका. और सेकंड है ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज. ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो ये सेकंड मेजर स्ट्रक्चर है आपके JSON का, जिसको बोला जाता है फॉर एग्जांपल आपका एरे. तो यह है ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब कि वैल्यूज जो है वो सीक्वेंस में प्रेजेंट होती हैं, सीक्वेंस में अपीयर करती हैं इंडेक्स वाइज, है ना. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मेट हो सकता है जिसमें आपके पास एप्पल है, यहाँ पर आपके पास गोवा है ना. तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो इन फॉर्मेट ऑफ एरे. और आप चाहो तो जैसे JSON के अंदर आप कैसे लिख पाओगे इसको? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्क्स आप लिख पा रहे हो, ठीक है, ये मार्क्स हैं आपके, एंड देन आप इसमें एरे का यूज कर रहे हो. लेट सपोज 90 हो गया, 85 हो गया, 10 हो गया, ठीक है. तो ये आप ऐसे लिख पाते हो. सो दीज आर बोथ 2 डिफरेंट एग्जांपल्स. यहाँ पर ये मैंने आपको एरे का बताया है एंड उसी एरे को आप JSON में कैसे यूज करते हो वो बताया. तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज है. क्लियर है? तो इसके अंदर 2 कौन सी चीजें हैं या 2 कौन से स्ट्रक्चर है? तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका JSON ऑब्जेक्ट. कौन सा है? JSON ऑब्जेक्ट. जो JSON ऑब्जेक्ट है वो कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर्स का. और सेकंड है आपका JSON एरे. क्या है? JSON एरे, जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज है. सो ये दोनों का यूज करके वी कैन रिप्रेजेंट एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. क्लियर है? तो ये 2 चीजें आप अच्छे से याद रख सकते हो. अगर JSON का क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड XML. JSON समझ लिया, XML समझ लेते हैं. तो XML क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है. जैसे कि आपकी HTML है, HTML भी मार्कअप लैंग्वेज है. बट यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है एक्सटेंसिबल.
एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो एक्सटेंसिबल मतलब कि यहाँ पर जो यूजर्स हैं वो अपने खुद के टैग्स क्रिएट कर पाएंगे। HTML के अंदर यू हैव योर टैग्स जो कि पहले से डिफाइंड है, ये सारे आपके क्या है, ये टैग है, जैसे div टैग हो गया, आपका बॉडी टैग हो गया, है ना, ये क्या है, ये HTML के अंदर प्री डिफाइंड टैग्स है ना। लेकिन आपके XML के अंदर जो टैग्स हैं वो यूजर डिफाइंड होते हैं। देखो, कॉमन contains various tags but these tags are not predefined, user can define his own tag। समझ में आ गया अब इसको एक्सटेंसिबल क्यों बोला जाता है फाइनली। ओके, देखो जो एक्सटेंसिबल है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको XML का लिख के दिखाती हूँ एग्जांपल, यू मस्ट नो कि XML कैसे दिखता है। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, HTML के अंदर प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, div हो गया, बॉडी हो गया, p टैग हो गया पैराग्राफ के लिए, h1 हो गया, टेबल हो गया। XML के अंदर यू कैन क्रिएट कस्टम टैग्स जो कि आपके डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अभी जैसे अभी हम रवि का एग्जाम्पल ले रहे थे, सेम हमारे पास टेबल है किसकी, स्टूडेंट की। जस्ट अंडरस्टैंड कि ये डेटाबेस है स्टूडेंट का, ठीक है। तो स्टूडेंट का है तो हमने ये स्टूडेंट ऐसे क्रिएट किया, मतलब ये क्या है, हमारा यूजर डिफाइंड हो गया टैग। उसके बाद हम नेम लिखना चाहते हैं तो ये मैंने लिखा है नेम, है ना। नेम के अंदर मैं क्या लिखूंगी, रवि लिखूंगी, एंड उसके बाद मैं नेम टैग को यहाँ पे क्लोज कर दूंगी, ठीक है। ये तो पता है ना ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स कैसे होते हैं। एंड फिर मुझे एज को स्टोर करना है तो वो भी मैं ऐसे स्टोर कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये ऐसे आपका लिखा जाता है XML लैंग्वेज में, जिसमें आपके ये जो टैग्स हैं ये कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं है, ये मैंने खुद ने क्रिएट करे हुए टैग्स हैं, यानी यूजर डिफाइंड टैग्स हैं। क्लियर है, अब इससे ये समझ में आ रहा है, अच्छा हाँ ये नेम है, ये क्या है, नेम है, ये क्या है, एज है, क्लियर है, और ये क्या है, पूरा स्टूडेंट का डेटा है, क्लियर है। तो ये है आपका XML। यूजेस क्या है, टू डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन द एप्लीकेशंस, है ना। तो जो बैंक टू बैंक कम्युनिकेशन होता है लीगेसी सिस्टम्स में, सोप APIs वगैरह, उसमें ये यूज होता है। डेटा कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेटाबेस एंड कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन एप्लीकेशन, है ना। तो जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट करती है एम्प्लॉय का डेटा इन XML, तो जो मल्टीपल एप्स हैं वो उसको इंपोर्ट कर पाते हैं, क्लियर है। एडवांटेजेस की बात करें XML की, तो XML डॉक्यूमेंट इज ह्यूमन रीडेबल एंड वी कैन एडिट एनी XML डॉक्यूमेंट इन सिंपल टेक्स्ट एडिटर। तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको रीड या राइट कर सकती है, मे भी कोई भी हो सकती है, आपकी लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है आपके पास, तो कोई भी लैंग्वेज आपकी XML को रीड और राइट कर सकती है। इसी की वजह से आपकी जो XML है इट इज ग्रेट फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेटा शेयरिंग, क्लियर है। देन XML डॉक्यूमेंट इज लार्ज न्यूट्रल लैंग्वेज न्यूट्रल सॉरी, एंड दैट मीन्स a Java program can generate XML document and this document can be parsed by Perl, है ना। तो कोई भी आपका यहाँ पर जो है इंटरचेंज हो सकता है, न्यूट्रल है ये, क्लियर है। आपका जो XML है वो जैसे यहाँ पर लिखा है प्लेन डॉक्यूमेंट होता है, ह्यूमन रीडेबल होता है, उसको आप एडिट कर पाते हो टेक्स्ट एडिटर्स में, नोटपैड में, VS कोड में जाके, है ना। देन एवरी XML डॉक्यूमेंट हैज अ ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर होता है मतलब कि अगर मैं इसका ट्री स्ट्रक्चर लिखना चाहूँ, इसका ट्री स्ट्रक्चर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मेरे पास है स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के पास नेम है, स्टूडेंट के पास एज है, ठीक है, स्टूडेंट के पास है एड्रेस, ठीक है। अब ये जो एड्रेस है अगेन ये नेस्टेड हो सकता है ना, जिसमें आपके पास स्ट्रीट हो गई, है ना, आपके पास यहाँ पे सिटी हो गई, आपके पास यहाँ पर पिन नंबर हो गया। तो ये क्या है, ये है आपका ट्री स्ट्रक्चर जो कि XML डॉक्यूमेंट फॉलो करता है। हेंस कॉम्प्लेक्स डेटा कैन बी अरेंज सिस्टमैटिकली एंड कैन बी अंडरस्टूड इन सिंपल मैनर। तो जो XML फाइल्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, काफी इजीली XML वर्क करता है आपके विंडोज पे, लिनक्स पे, मैक पे, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे, बिकॉज इट इज प्लेन टेक्स्ट, है ना। इसको मतलब कोई सिस्टम से ये टाइड अप नहीं है, क्लियर। तो ये था आपकी XML से रिलेटेड नॉलेज। नाउ ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के बारे में बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। सबसे पहली बात, जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है इसी को ORDBMS भी बोला जाता है, ORDBMS, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये दो पावर्स को कंबाइन करता है, आपके रिलेशनल डेटाबेस की और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। तो ये जो ORDBMS है वो अब भी आपके रिलेशनल मॉडल को यूज करता है बेसिक लेवल पे, मतलब टेबल्स होंगे, रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, SQL होगा। सो इट इज कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, रिलेशनल डेटाबेस विद एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, फाइन। देन इट प्रोवाइड्स द माइग्रेशन path for the users of relational database who wish to use object
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, है ना। व्हाई डू वी नीड दिस, क्योंकि जो मॉडर्न एप्लीकेशंस है वो जावा क्लासेस को यूज करते हैं, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, पाइथन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। तो जो रिलेशनल डीबी जो डेटाबेसेस हैं वो सिर्फ टेबल को स्टोर करेंगे, तो ये तो मिसमैच हो गया। तो ORDBMS प्रोवाइड करता है मिडल पाथ, ठीक है। तो रिलेशनल और ऑब्जेक्ट्स मिला के आपका ORDBMS बनता है। इससे जो आपके डेवलपर्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स को यूज कर पाते हैं विदाउट कंप्लीटली चेंजिंग द डेटाबेस सिस्टम। क्लियर? बट see these there are two commonly addressed issues, ठीक है, for supporting object relational database system। अब दो important issues क्या हैं जो कि आपके object relational system address करते हैं। सबसे पहला issue देख लो, ये है build object oriented database system, that is OODBMS, that natively support object oriented type systems and allow direct access to data from object oriented programming language using the native type system of the language। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है कि कुछ ORDBMS होता है जो कि सपोर्ट बिल्ड करता है फॉर स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली। इसका मतलब आप डायरेक्टली स्टोर कर पाते हो ऑब्जेक्ट्स को, क्लासेस को, मेथड्स को, इनहेरिटेंस को, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लास स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट आप कैसे क्रिएट करते हो, ऐसे तो क्रिएट करते हो, क्लास स्टूडेंट हो गया, फिर आप यहाँ पर स्ट्रिंग नेम करके आप स्टोर करोगे, है ना, और फिर उसके बाद आप एज को स्टोर करोगे तो आप इंटीजर एज करके स्टोर करते हो। तो ये किसके अंदर फॉर्मेट हो गया, ये C++ का फॉर्मेट हो गया। तो जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस है वो स्ट्रगल करता है विद दिस। सो जो ORDBMS है वो स्टोर करता है इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यूजिंग नेटिव ऑब्जेक्ट टाइप, यानी नेटिव टाइप सिस्टम। इसके वजह से डायरेक्ट एक्सेस आपको मिलता है डेटा का फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्लियर? तो ये है फर्स्ट इशू। सेकेंडली, automatically convert data from the native type system of programming language to relational representation and vice versa. The data conversion is specified as object relational mapping। मतलब कि जो ORDBMS है वो क्या सपोर्ट करता है, ORM को सपोर्ट करता है, यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ORM क्या है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को टेबल्स के अंदर और टेबल्स को ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ये काम होता है आपके ORM का। इसके वजह से जो प्रोग्रामिंग है वो काफी इजी हो जाती है। एग्जांपल बताओ तो आपको, आप लिख के ले सकते हो, हिबरनेट, है ना, हिबरनेट आपने सुना होगा, ये जावा के अंदर होता है, ठीक है, जावा के अंदर, ये इसका एग्जांपल है। बाकी Django ORM होता है पाइथन में, SQL Alchemy होता है पाइथन के अंदर, एंटिटी फ्रेमवर्क होता है C# के अंदर। सो जो डेवलपर्स हैं वो इन ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क करते हैं एंड ORM कन्वर्ट करता है एवरीथिंग इनटू SQL बिहाइंड द सीन्स। समझ में आ गया? तो जो ORDBMS है वो आपका रिलेशनल डेटाबेस है विद एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। इसके वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं वो टेबल्स के अंदर स्टोर हो जाती हैं एंड इट सपोर्ट्स मैपिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनल टेबल्स। किसके वजह से, ORM की वजह से। ORM कहीं भी आया तो वही याद रखना, टेबल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू टेबल कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर है? अगेन ये यूजफुल एप्लीकेशन है जब मतलब आप बिल्ड कर रहे हो OOP लैंग्वेजेस के थ्रू या फिर जावा, C++ और पाइथन के थ्रू, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेबल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर जो टेबल इनहेरिटेंस है ये फीचर है वेयर देयर आर सब टेबल्स इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स दैट इनहेरिट द स्कीमा ऑफ पेरेंट टेबल्स। मतलब कि ये किस में काम करता है, क्लास इनहेरिटेंस के अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो क्लास इनहेरिटेंस होती है, सेम सिमिलर पैटर्न में टेबल इनहेरिटेंस आपका काम करता है, ठीक है। एक पेरेंट टेबल होगा जो कि बेस टेबल की तरह काम करेगा, ठीक है। जो याद है ना, इनहेरिटेंस पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को। तो पेरेंट टेबल बोला जाएगा बेस टेबल को, चाइल्ड टेबल होता है उसको सब टेबल बोला जाता है। सो जो चाइल्ड टेबल है वो क्या करेगा, ऑब्वियसली अपने पेरेंट टेबल से इनहेरिट करेगा। क्या इनहेरिट करेगा, कॉलम्स को, एट्रीब्यूट्स को। सो व्हाटएवर इज डिफाइंड इन पेरेंट टेबल ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्ट ऑफ द चाइल्ड टेबल। तो ये पेरेंट टू चाइल्ड वाला जो सिस्टम है ये वाला टेबल इनहेरिटेंस के अंदर आपका होता है। क्लियर है? आई होप यू गॉट दिस। तो टेबल इनहेरिटेंस यूजफुल क्यों है, ताकि आप रिपीटेडली सेम कॉलम्स अगेन एंड अगेन ना लिखो, OOP कॉन्सेप्ट्स को मैच करो डेटाबेस के अंदर, ठीक है। आपका जो स्कीमा है वो और ऑर्गेनाइज्ड हो एंड आपकी जो क्वेरीज है वो इजियर हो फॉर द रिलेटेड एंटिटीज। तो जो टेबल इनहेरिटेंस है आपको याद रखना है। मतलब सिमिलरली आप जो इनहेरिटेंस में करते हो वही आपको यहाँ पर इसके अंदर बताना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैपिंग की बात करते हैं, ठीक है। ज्यादा आप कुछ नहीं बचा है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है, फिर स्पेशल डेटा के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक और ज्योग्राफिक डेटा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग की बात करें
So it is an approach in which object oriented programming languages are integrated with the databases, है ना. तो जो ORM है वो क्या करता है यहाँ पर, ORM again it is object relational mapping. क्या ये वही है जो हमने यहाँ पढ़ा? यस, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग. क्लियर है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है. तो ये कुछ नहीं है आपका, क्या है ये, क्या क्यों यूज होता है, ताकि आप ओओपी को यूज कर पाओ अपने डेटाबेस के अंदर, है ना. ओओपी यानी कि आपके क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स जो कि हम यूज करते हैं, और डेटाबेसेस यानी टेबल्स होती हैं, रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं. तो ओआरएम क्या कनेक्ट करता है इन दोनों भी वर्ड्स को ऑटोमेटिकली, ठीक है. एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिट्राइव्ड बेस्ड ऑन सिलेक्शन कंडीशन ऑन इट्स एट्रीब्यूट, है ना. एट्रीब्यूट यानी कॉलम. क्लियर है. तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एसक्यूएल मैन्युअली, ओआरएम क्या करता है, ओआरएम अलाउ यू टू राइट कोड. जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर आई कैन राइट इट सिंपल सिंपल, मैं आपको समझाने के लिए लिख सकती हूँ. जैसे कि आपका स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टूडेंट आपकी टेबल है एंड ये एस आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर आप डेटाबेस के अंदर से फाइंड कर रहे हो, ठीक है. फाइंड कर रहे हो क्या, स्टूडेंट डॉट क्लास में जाके, स्टूडेंट डॉट क्लास में जाके, लेट्स से रोल नंबर 101. तो ओआरएम क्या करेगा, इस लाइन को, ये जो लाइन आपने लिखी है ना, इसको इंटरनली कन्वर्ट कर देगा एसक्यूएल के अंदर. मतलब इसी को कैसे लिखा जाएगा एसक्यूएल के अंदर, सिलेक्ट, ठीक है, select all from student where where id is equal to 101, that's it, है ना. तो so you can work with the objects not SQL queries. तो यहाँ पर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है बट यू कैन वर्क विद द SQL queries. तो ORM इसको इंटरनली इसमें कन्वर्ट कर देता है. समझ में आ गई बात. नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट ऑब्जेक्ट्स, है ना. आप कैसे कोड लिख सकते हो, आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका भी आपको कोड लिख के दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल है, आप यही कोड्स को एक्सप्लेन करोगे एग्जाम के अंदर, है ना. सी फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डॉट एज इज इक्वल टू 20, ठीक है. अब आप क्या करना चाहते हो, इसको अपडेट करना चाहते हो, तो db डॉट अपडेट स्टूडेंट. क्लियर है. तो ये आप ऐसे अपडेट कर सकते हो, ये आपने लिख दिया कोड के अंदर. तो ओआरएम क्या करेगा, ओआरएम इसको एसक्यूएल में कन्वर्ट करेगा. एसक्यूएल में इसको आप कैसे लिख सकते हो, एसक्यूएल में आप लिख सकते हो अपडेट स्टूडेंट, इसकी लाइन थोड़ी बड़ी होगी, सेट एज is equal to 20 where the id is equal to student dot id, ठीक है. तो you do not directly work with SQL, याद रखो आप डायरेक्टली SQL से वर्क नहीं करते, लेकिन ORM वो हैंडल कर लेता है इंटरनली. क्लियर हो गई बात. तो आई होप आपको समझ में आ गया, ये कनेक्शन के लिए आपका जो है ना यूज हो रहा होता है, ठीक है. सिमिलरली mapping from objects to relations is possible by updating, deleting and inserting tuples into the database. मतलब कि ORM क्या मैप करता है, क्लासेस को टेबल्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स को रोज के साथ, एट्रीब्यूट को कॉलम के साथ. सो व्हेनेवर यू चेंज एन ऑब्जेक्ट, ORM अपडेट कर देता है डेटाबेस टेबल को ऑटोमेटिकली. क्लियर है. अब हिबरनेट इज एन ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल फॉर द जावा प्लेटफॉर्म. तो इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, हिबरनेट टूल का यूज होता है. तो ये काफी पॉपुलर ORM टूल है आपके जावा के अंदर. सिमिलरली काफी अदर लैंग्वेजेस में भी होता है, जो मैंने आपको अभी बता दिया था. एडवांटेजेस की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर सपोर्ट करता है, जो कि बहुत बड़ी एडवांटेज है. इंस्टेड ऑफ प्लेन डेटा, ORM सिस्टम रिटर्न्स ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी इजीली एक्सेस, प्रोग्राम एंड परमानेंटली स्टोर्ड इन मेमोरी. तो ये प्लेन डेटा नहीं देता है, ये ORM हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स देता है. क्लियर है बात. आई होप यू अंडरस्टूड. ORM system also provide query languages that allow programmers to write queries directly on the object model, which are then translated into SQL for the relational database. ठीक है, समझ में आ रही है ना बात. काफी इजी है, जो मैं आपको समझा रही हूँ वही इसके अंदर लिखा हुआ है. ओके, अब डिसएडवांटेज की बात करें तो क्वेरी लैंग्वेज फॉर ORM सिस्टम हैज लिमिटेड कैपेबिलिटीज, है ना. कॉम्प्लेक्स SQL ऑपरेशन जैसे हेवी जॉइंस हो गए, स्टोर्ड प्रोसीजर हो गया, आपका रेयर SQL फंक्शंस हो गए, ये काफी सपोर्ट नहीं करता है ORM. Sometimes developers still need raw SQL here. Okay, there is significant overhead on the object relational system when there is bulk database update, है ना. जब आप अपडेट कर रहे हो एंड काफी बड़ा नंबर ऑफ रोज आपको अपडेट करना है, तो ORM performs slowly because it processes each object individually. ठीक है, तो जो डायरेक्ट SQL है ये चीज काफी फास्ट कर देगा, लेकिन ORM इसमें टाइम ले सकता है. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. तो ये था पूरा ORM के बारे में. अब कुछ टाइप ऑफ डेटा को समझ लेते हैं. स्पेशियल डेटा क्या होता है,
स्पेशियल का सिंपल मतलब होता है रिलेटेड टू स्पेस या फिर लोकेशन, ठीक है। स्पेशियल डेटा क्या है, रिलेटेड टू स्पेस, ठीक है। तो जैसे कि आप फॉर एग्जांपल स्पेशियल डेटा के अंदर मतलब डेटा जो कि हमें कुछ बताना चाह रहा है कि वो कहाँ से आया है और वेयर समथिंग इज। सो फॉर एग्जांपल लोकेशन आपके रेस्टोरेंट का, या फिर पोजीशन ऑफ योर कार, जैसे कि उबर की कार का जो, या ओला जो भी कार है उनकी पोजीशन हमें पता चल रही होती है, दैट इज बाय यूजिंग स्पेशियल डेटा, है ना। आपके फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट्स हमें किसी भी एरिया के चाहिए तो वो, बाकी बाउंड्री आपकी किसी भी सिटी की, तो ये सारी आपके स्पेशियल डेटा होता है, ठीक है। स्पेशियल इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ फंक्शंस and procedures that enables spatial data to be stored, accessed and analyzed quickly and efficiently, for example in an Oracle database। मतलब कि जो डेटाबेस है जैसे ओरेकल हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, माईएसक्यूएल हो गया, ये स्पेशल फंक्शंस होते हैं इनके पास टू वर्क विद द लोकेशन डेटा। तो काफी सारे फंक्शंस हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टोर कर सकते हो डेटा, सर्च कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो ये सारे जो है ना फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं सारे डेटाबेसेस के अंदर, ताकि आप स्पेशल डेटा को यूज कर पाओ। क्लियर है? देन मतलब जैसे आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाओ दो लोकेशन के बीच में, या फिर आप चेक कर पाओ कि प्लॉट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैप के ऊपर क्या है, सिमिलर टू दैट। स्पेशियल डेटा कंप्राइज द रिलेटिव ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ एंड इट फीचर्स, ठीक है। तो जो स्पेशल डेटा है वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को रखता है, जैसे कि रोड्स हो गए, रिवर्स, बिल्डिंग, सिटीज, माउंटेन्स, ठीक है, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, पोजिशन। सो एनीथिंग दैट हैज रियल वर्ल्ड फिजिकल लोकेशन वो आपका स्पेशियल डेटा है। क्लियर? स्पेशियल डेटा रिप्रेजेंट्स द एसेंशियल लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल और कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जो स्पेशियल डेटा है वो क्या डिस्क्राइब करता है, एग्जैक्टली चीजें आपकी कहाँ प्रेजेंट है, और समटाइम्स हाउ दे आर शेप्ड, है ना। तो जो लेक है उसका शेप और पोजीशन दोनों हमें मिल सकती है, हाउस तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल सकती है, बस रूट के बारे में बात करें तो हमें पाथ मिल सकता है ऑन द मैप, है ना। सो ये सारी चीजें हैं जिनके अंदर आप कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हो, जैसे जोन्स हो गए, रीजन्स हो गए, तो उसके अंदर स्पेशल डेटा आपका यूज करता है टू रिप्रेजेंट दैट। A pair of latitude and longitude coordinates defines a specific location on earth। ये तो सिंपल आपकी ज्योग्राफी वाली नॉलेज हो गई कि जो कॉमन वे है आपकी किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने का वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड यानी नॉर्थ साउथ, लॉन्जिट्यूड यानी ईस्ट वेस्ट। तो कॉमनली आप इसको मिला के क्या दिखाते हो, आप एक स्पेसिफिक लोकेशन दिखा रहे होते हो ऑन अर्थ, ठीक है। सो ये होता है आपका स्पेशल डेटा। एग्जाम्पल देख लो, A common example of spatial data can be seen in the road map, है ना। तो जैसे रोड मैप है बेसिकली गूगल मैप्स हो गए, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, स्पेशियल डेटा ही तो देख रहे होते हो। A road map is a two-dimensional object that contains points, lines and polygons that can represent cities, roads and political boundaries such as states or provinces। तो यहाँ पर क्या है, आपके पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये देख लो, पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लोकेशन, जैसे एक हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गए, जैसे ये पॉइंट्स हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे आपकी जीपीएस लोकेशन में करंट जीपीएस लोकेशन आपकी ये शो हो रही होती है इस फॉर्मेट में, तो ये पॉइंट हो गया। आपके पास लाइंस होती हैं, लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, रोड्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, है ना। आपके पास पॉलीगॉन्स हो सकते हैं, पॉलीगॉन्स आपके क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं भाई कि ये कौन सा एरिया है ना। तो ये होते हैं आपके तीन चीजें जो कि आप मैप पे यूज करते हो, पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगॉन्स, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये क्या है, ये सारे शेप्स हैं जो कि अगेन आपके स्पेशियल डेटा में स्टोर होते हैं इनसाइड अ स्पेशियल डेटाबेस। क्लियर है? अ रोड मैप इज विजुअलाइजेशन ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन। मतलब ये जो मैप है यू सी इज जस्ट अ वर्चुअल और या फिर विजुअल डिस्प्ले आप समझ सकते हो, जो एग्जैक्टली आपका डेटा है उससे रिलेटेड। तो जो डेटाबेस है इसके अंदर आपके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, आपका शेप हो सकता है, बाउंड्रीज, डिस्टेंस हो सकते हैं। सो जो मैपिंग सॉफ्टवेयर है वो कन्वर्ट करता है इसको विजुअल मैप के अंदर, है ना। ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स, शेप्स और बाउंड्रीज और डिस्टेंस आपके डेटाबेस में स्टोर है ना, उसको ऐसे विजुअल में कन्वर्ट करता है यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर। सो एग्जाम्पल, जब आप जूम करते हो जीपीएस के अंदर, तो जो आपका मैप है उस चीज को कैसे जूम करता है, रिविजुअलाइज करवाता है आपको, तो वो डेटाबेस ही है जिसके अंदर अंदर आप जा रहे होते हो, एंड वो आपका विजुअली जो है दिख रहा होता है। क्लियर? द लोकेशन ऑफ सिटीज, रोड्स एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज दैट एग्जिस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आर प्रोजेक्टेड ऑन टू द टू डायमेंशनल डिस्प्ले, है ना। तो जो अर्थ है वो राउंड है,
बट जो मैप्स हैं वो आप फ्लैट स्क्रीन पर दिखा रहे होते हो। सो जो स्पेशियल डेटाबेस है वो क्या प्रोजेक्ट करता है, 3D जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को 2D सरफेस के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ठीक है। सो इसीलिए आप देख पाते हो कि भाई सिटी के लोकेशंस, हाईवेज, बॉर्डर्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ये सब आप मैप के अंदर देख पाते हो, 2D में देख पाते हो। ऑल आर डिस्प्लेड ऑन योर फोन या फिर कंप्यूटर स्क्रीन, क्लियर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि स्पेशियल डेटा क्या होता है एंड उसका एग्जांपल आपने समझ लिया। अब ज्योमेट्रिक और ज्योग्राफिक डेटा, ये दो टाइप के डेटा है। तो ज्योमेट्रिक डेटा क्या है, अगेन ये भी स्पेशियल डेटा टाइप है, दैट इज मैप्ड ऑन द 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस। तो जो ज्योमेट्रिक डेटा है अगेन वो स्पेशियल डेटा ही है आपका, बट ये फोकस किस पे करता है, स्पेसिफिकली आपके शेप्स और स्ट्रक्चर्स के ऊपर। किसके ऊपर, शेप्स और स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये जो है ज्यादा फोकस करता है, शेप्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि आपके फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल 2D ज्योमेट्रिक शेप्स हो गए, पॉइंट्स, लाइंस, पॉलीगॉन, जो भी हमने देखा वो क्या है, आपका ज्योमेट्रिक डेटा है, ठीक है। ये डेटा से आप लेआउट और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करवा पाते हो। एन एग्जांपल इज द ज्योमेट्रिक डेटा इन फ्लोर प्लान्स, है ना। फ्लोर प्लान्स यानी कि जो आपके घर का नक्शा होता है या बिल्डिंग लेआउट होता है, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिक डेटा, है ना। तो फ्लोर प्लान के अंदर क्या होते हैं, रूम्स जो है वो आप रेक्टेंगल में या कभी पॉलीगॉन्स में दिखा रहे होते हो, है ना। डोर्स हैं वो आपके ऐसे लाइन के फॉर्मेट में दिखा रहे होते हो, वॉल्स हो गए वो एक थिक लाइंस होती हैं, विंडोज भी लाइन सिंबल होता है, फर्नीचर 2D शेप में दिखाते हो। सो ये सारे ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक फ्लैट ड्राइंग के अंदर आपके होते हैं। तो जो ज्योमेट्रिक डेटा है वो आप आर्किटेक्चर में, कंस्ट्रक्शन में, या फिर आपका इंटीरियर डिजाइन हो गया, बिल्डिंग का प्लान हो गया, इन सब में यूज करते हो। गूगल मैप्स इज एन एप्लीकेशन दैट यूजेस अगेन योर ज्योमेट्रिक डेटा टू प्रोवाइड एक्यूरेट डायरेक्शन, है ना। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रोड्स आपके लाइंस है, बिल्डिंग्स आपकी पॉलीगॉन्स हो सकती हैं, पाथ आपका कर्व हो सकता है, सिटी बाउंड्रीज आपकी मल्टी साइडेड पॉलीगॉन्स हो सकती हैं। तो व्हेन यू आस्क फॉर डायरेक्शन तो गूगल मैप ये सब चीजें कैलकुलेट करता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करता है बिटवीन पॉइंट्स, पाथ कैलकुलेट करता है अलोंग द लाइंस एंड शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट करता है। सो दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज जो ज्योमेट्रिक डेटा है वो प्रोवाइड करता है प्रीसाइज शेप्स एंड डायमेंशंस को। ओके, आई होप यू गॉट इट व्हाट इज ज्योमेट्रिक डेटा। ये स्पेशल डेटा का टाइप है जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है, शेप्स को और स्ट्रक्चर्स को, क्लियर है, ये आप याद रख सकते हो। एंड इसको कहाँ यूज करते हैं, फ्लोर प्लान्स में, आर्किटेक्चर में, कंस्ट्रक्शन में, एंड इवन इन गूगल मैप्स फॉर एक्यूरेट डायरेक्शन, ठीक है। एट लास्ट आपका है ज्योग्राफिक डेटा। तो ज्योग्राफिक डेटा क्या है, ये लोकेशन बेस्ड डेटा है जो कि आपके सरफेस ऑफ स्फीयर से मेजर होता है। सी, ज्योग्राफिक डेटा इज इंफॉर्मेशन मैप्ड अराउंड अ स्फीयर, मोस्ट ऑफन प्लैनेट अर्थ, है ना। तो ये किससे डील करता है, आपके अर्थ के कर्वेचर से, आपके रियल वर्ल्ड फिजिकल लोकेशन, हाउ फार प्लेसेस आर फ्रॉम ईच अदर ऑन अ ग्लोब, क्लियर। तो ज्योमेट्रिक डेटा में तो 2D फ्लैट मैप्स होते हैं आपके पास, वैसा नहीं, ज्योग्राफिक डेटा आपका 3D ग्लोब में काम करता है, बस यही डिफरेंस है दोनों का। ज्योग्राफिक डेटा हाईलाइट्स द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड रिलेशनशिप्स, क्लियर है, टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और लोकेशन। तो हर एक प्लेस जो अर्थ के ऊपर है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, यूजिंग 2 थिंग्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, है ना। तो आप उसको, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या फाउंडेशन है आपकी ज्योग्राफिक डेटा का। तो जो जीपीएस डिवाइसेस हैं अगेन यूज दीज वैल्यूज टू ट्रैक मूवमेंट एंड लोकेशन। कौन सी वैल्यूज, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड वैल्यूज, क्लियर। फेमिलियर एग्जांपल ऑफ ज्योग्राफिक डेटा इज जीपीएस, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना। तो ये बेस्ट एग्जांपल है ज्योग्राफिक डेटा का क्योंकि ये वर्क करता है बाय रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट्स, है ना। फिर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड कैलकुलेट करता है, फिर एग्जैक्ट लोकेशन अर्थ पे क्या है वो डिटरमाइन करता है, अपडेट करता है मूवमेंट रियल टाइम में जब आप गाड़ी चला रहे होते हो। तो एप्लीकेशन जो ज्योग्राफिक डेटा यूज करती हैं उसमें गूगल मैप्स भी आ जाता है, उबर ओला ट्रैकिंग आ जाती है, आपके फूड डिलीवरी एप्स जैसे जोमेटो स्विगी आ जाता है, वेदर फोरकास्टिंग, आपका नेविगेशन सिस्टम हो गया कार्स में, या इवन आपके जो फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं, रनिंग, साइकिलिंग पाथ्स, ये सब आपके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड डेटा पर डिपेंड करते हैं, यानी कि ज्योग्राफिक डेटा पर डिपेंड करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो ज्योग्राफिक डेटा किससे डील करता है, लोकेशंस ऑन अर्थ स्फेरिकल सरफेस यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। बस याद रखो आपका जो ज्योमेट्रिक है वो 2D से डील करता है, ये 3D ग्लोब से डील करता है। एंड इसका भी जो एग्जांपल है वो है जीपीएस, अगेन मोस्ट कॉमन एग्जांपल फॉर योर ज्योग्राफिक डेटा जो कि आप एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे होते हो, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू एंड योर यूनिट इज कंप्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टूड। काफी चीजें हमने इसके अंदर सीखी एंड काफी इजी, सिंपल, इंटरेस्टिंग आपका ये यूनिट था। एंड आई होप आपको अब सारी की सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ गई होंगी। देख लो ये आपका है
सिलेबस जिसमें आपने सारी चीजें कवर कर ली हैं। एक्टिव डिडक्टिव डेटाबेस, मेन मेमोरी डेटाबेस और सिमेंटिक डेटाबेस, ये सारे आपके इमर्जिंग में आते हैं। ओके, जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं उसमें हमने सेमी स्ट्रक्चर्ड को पढ़ा, फीचर्स ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल्स को पढ़ा, और नेस्टेड डेटा टाइप्स में इन दोनों को पढ़ा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम को पढ़ा, टेबल इनहेरिटेंस पढ़ा, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग यानी ORM को पढ़ा। सिमिलरली लास्ट स्पेशियल डेटा के अंदर हमने ज्योग्राफिक डेटा और ज्योमेट्रिक डेटा को पढ़ा। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये हमारा फाइनलाइज था एंड यस आपका डीबीएमएस यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड एंड आपका यूनिट 6 भी यहाँ पर कवर होता है। यूनिट 3, 4, 5, 6 काफी इजीली मैंने आपको समझाया। इवन मोंगोडीबी तो मैंने आपको पूरा हैंड्स ऑन सिखा दिया है। तो आई होप डीबीएमएस आपने अच्छे से समझ लिया होगा मुझसे। इफ यस तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपने कैसे समझा, कैसे लगा आपको। इवन हाँ, मेरा एसक्यूएल का भी मुझे जो है प्रैक्टिकली समझाना चाहिए था। इवन ये बहुत ज्यादा फर्स्ट सेकंड यूनिट था तो एकदम से एसक्यूएल डालना वाज नॉट अ लाइक प्रेफर्ड थिंग। लेकिन ठीक है, इफ यू वांट मैं एसक्यूएल का भी ट्यूटोरियल बना दूंगी जैसे मोंगोडीबी का बनाया था। एंड इवन आपको फर्दर जो भी टेक्नोलॉजीज मतलब अकेडमिक्स भी छोड़ के आप मुझे बता सकते हो। आई कैन मेक दोज वीडियोज फॉर यू। बट अभी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एनसेम का, आपका डीबीएमएस का, आपका टीओसी का, आपका एसपॉस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है ऑन आवर चैनल सक्सेसफुली एंड आई होप यू आर हैप्पी विद दैट। चलो सीएनएस स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट यूनिट्स जो भी नेक्स्ट वीडियोस होंगी उससे आपका सीएनएस स्टार्ट हो जाएगा। वैसे सीएनएस के लिए आपके पास काफी गैप भी है, तो अगर एक आध कोई वीडियो रह भी जाती है तो वी कैन कवर इट ऑन दोज गैप्स एज वेल। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। कोई भी कहीं पर भी आपको डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। इवन आई डोंट थिंक सो यूनिट 6 आपको बिल्कुल हार्ड लगा होगा कंपेयर टू अदर यूनिट्स, तो आप उन पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो। यूनिट 6 की सिर्फ वीडियो भी आप प्रेफर रख सकते हो। बाकी ये नोट्स आपको अपलोडेड है ऑन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज गो एंड परचेज दोज नोट्स ताकि आप कंट्रीब्यूट कर पाओ ऑन आवर चैनल एंड डेफिनेटली आपको काफी सारा हेल्प मैं कर पाऊँ बाय द नोट्स, बाय द मास्टर सोल्यूशंस, बाय द रिवीजन, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके सब कुछ क्लियर है। तो चलिए आप उसको ले सकते हो, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन एंड यस आई विल बी वेटिंग देयर फॉर यू। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।